अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है? कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं वैसे हम लोग? पता है, मैं आपको रिसर्च करके बताऊं, ख़वातीन खुद सुनकर हैरान रह जाएंगी। ये घड़ी देख रहे हैं आप मेरे पीछे, एक दिन में 24 घंटे हैं, सबको पता है, ठीक है। लेकिन ये जो 1440 मिनट है ना, इसमें एक औरत 16 से 18 घंटे काम करती है। 24 घंटे में 16 से 18 घंटे एक औरत काम करती है, यानी 1080 मिनट। अब अगर हाउसवाइफ ही ले लीजिए, तो हाउसवाइफ को देखें आप, सुबह 6 बजे उठती है, बच्चों को स्कूल भेजना, उनका लंच बना के देना, नाश्ता करवाना, फिर उसके बाद हस्बैंड के लिए मतलब खाना बनाना या नाश्ता देना, उनके कपड़े, ये वो बाकी सारे घर के चोर्स, ये सारे सर अंजाम देना, फिर दोपहर का खाना, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप, उसके बाद शाम की वक्त बच्चों को पढ़ाना लिखाना और दूसरे अपने काम पूरे समेटना, हर चीज़ देखना। रात को जब वो बिस्तर पे लेटती है तो आप देख लें क्या टाइम हो जाता है, कभी 12 बज जाते हैं, कभी कभार 1 भी बज जाता है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि राउंड द क्लॉक एक औरत चलती रहती है, घूमती रहती है, बग़ैर किसी छुट्टी के। और अगर एक औरत वर्किंग लेडी है तो सोने पे सुहागा, मतलब कि ऑफिस दफ्तर के बाद घर जाके भी वो सारी काम निपटाती है। और फिर वो जो संडे है जिसमें शायद उसको कमर सीधी करने का मौका मिले, उस दिन उसने कपड़ों की मशीन लगानी होती है और दूसरे काम जो अटके पड़े होते हैं, जो पूरे हफ्ते नहीं कर पाती, वो सर अंजाम देती है। सो ख़वातीन राउंड द क्लॉक चलती हैं, और इस चलने में कभी कभार घड़ी की सुइयाँ स्लो हो जाती हैं या रुक जाती हैं। यानी कि वो औरत क्यों रुक जाती है, वो औरत क्यों स्लो हो जाती है, इसके पीछे भी बहुत सारी बातें हैं। या तो उसका वज़न बढ़ा हुआ है, उस मोटापे की वजह से वो उतनी एक्टिव नहीं रहती और वो अपने काम इतनी आराम से सर अंजाम नहीं दे पाती, या उसको घुटनों का दर्द है, वो तकलीफ़ है, या उसको स्ट्रेस है, ज़िंदगी में डिप्रेशन है, उसको नींद नहीं आती, उसको इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, सर्वाइकल पेन है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो एक औरत को कहते हैं रुक जाओ। और जब औरत रुकती है, घड़ी की सुइयाँ रुक जाती हैं, यानी कि पूरा घर रुक जाता है, क्योंकि एक औरत के दम से पूरा घर चलता है। और जब वही बीमार पड़ जाएगी, जब वही बेड रिडन हो जाएगी, तो घर कैसे चलेगा? बच्चे, मियाँ और घर के दूसरे अफराद, वो सब कनेक्टेड हैं इस घर की औरत से। आज हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएं, ऐसी बातें बताएं कि आपको रुकना ना पड़े। जब तक ऊपर वाला ना चाहे, आपको रुकना ना पड़े। इसी तरह चलती रहें और घर पे इसी तरह रौनक बर्पा करती रहें। मेरी तो यही दुआ है आपके लिए, आप भी मेरे लिए यही दुआ करें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज जैसे कि हमने बात की रुक जाना। अगर आप अपने घर में, आपकी वजह से पूरा घर चल रहा है और आप रुक जाती हैं, तो क्या होता है? बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है, घर भी रुक जाता है, और वो हम चाहते नहीं कि ऐसा हो आपके साथ। तो आप कहाँ क्या गलत कर रही हैं जो आप इस डर से कि अरे मुझे कुछ ना हो जाए तो मेरे घर का क्या होगा, जो आप इस डर से लड़ रही हैं, बेसिकली क्या गलत हो रहा है ऐसा आपके साथ, आपकी सेहत के साथ? आज हम इस पे बात करेंगे। हमारे साथ हैं रुबीना अशरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? रहिए, बिल्कुल ठीक। मैंने वो सेलिब्रिटी ढूंढी जो रुकती नहीं है, चलती रहती है। और फिर मेरे साथ हैं यहाँ साइमा हाशिम, साइकोथेरेपिस्ट एंड लाइफ कोच। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? और गुड आफ्टरनून। अल्लाह का शुक्र। फिर मेरे साथ हैं डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा, वेट लॉस सर्जन, पटेल हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। थैंक यू। अलग अलग डॉक्टर्स हैं हमारे पास अंडर वन रूफ। फिर मैं पहले इंट्रोड्यूस करा दूं, फिर बताऊंगी कि ये यहाँ क्यों है। डॉक्टर औरंगजेब अब्बासी, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
और हमारे साथ हैं डॉक्टर जैन जफर, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक, जिन्ना हॉस्पिटल कराची से। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू कैसे सो हैं? मच, ठीक इट्स अ ठाक प्लेजर टू बी ऑन द शो। अब सब सोचेंगे दिमाग के डॉक्टर, हड्डी के डॉक्टर और वेट लॉस के डॉक्टर और साइकोथेरेपिस्ट, ये 4 डॉक्टर अंडर वन रूफ क्या कर रहे हैं, क्यों हैं? काफ़ी चीज़ें जो हमारी मसले हैं वो इन सब से ही कनेक्टेड हैं। एक्चुअली औरतों के ज़्यादातर मसाइल, जैसे ही आपने मुझे इंट्रोड्यूस कराया डॉक्टर साहब से जो ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट हैं, आई सेड आपके पास तो एक दिन आना होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एंड द न्यूरो पर्सन, तो मैंने इनको यही कहा था कि आपके पास ना आना हो तो बहुत अच्छा है। उसके लिए मैं खुद अपने लिए क्या क्या करना चाहिए मुझे या किसी को भी, कि हम उन कहाँ कहाँ जाती हैं। पहले तो मैं आपसे शुरू करूंगी ना। हाँ, आप मुझे बताएं अपना रूटीन, सारी जिंदगी, राउंड द क्लॉक, बच्चे छोटे, वो आप जरा मुझे बताएं ना कि आप क्या होता था जब आप अगर खुदा ना खास्ता बीमार पड़ जाती थी तो। पैनिक, जस्ट व्हाट यू सेड, ऐसे ही सब रुक जाता है ना आपका, और घर वाले परेशान हो जाते हैं। और जब छोटे थे तब की बात तो छोड़ो, अभी जो मैं लास्ट बीमार हुई थी, द कोविड थिंग दैट हैपेंड टू मी, एंड व्हेन आई केम बैक एंड आई सॉ एवरीवन पागलों की तरह वो काम कर रहे थे, वो काम कर रहे थे जो मैंने उनको कभी करने नहीं दिए थे। है ना? मेरे लिए काम कर रहे थे, जो कि मुझे या किसी भी औरत को आदत नहीं होती, जो कि शायद गलत है, लेकिन हमने अपने घर में अपने घर के बेटों को, बेटियों को भी, अब तो शौहर को तो ख़ास तौर पे, किसी को भी हम हाउस हेल्प अपने लिए रखते हैं। दैट्स व्हाट आई टेल माय चिल्ड्रन आल्सो, दैट दीज पीपल आर फॉर मी, दे नॉट फॉर यू। ये ना समझो कि ये तुम लोगों के लिए हैं और तुम इनको इस्तेमाल करोगे, नहीं, ये सिर्फ मेरी आसानी के लिए, क्योंकि मैं तुम लोगों के लिए हूँ। बट कई दफ़ा वो इतना ज़्यादा हो जाता है। कोविड के बाद जब मैं वापस आई एंड आई सॉ एवरीबडी ड्रेन्ड, स्टिल वर्किंग, 1 महीना हॉस्पिटल, उसके बाद घर, और उसके बावजूद मैं बिस्तर से उठने के काबिल नहीं थी। एक दिन जो उठने की कोशिश की तो यूं उठी और नीचे ज़मीन में गिरी हूँ। ओह माय गॉड। एंड तारिक 1 सेकंड में उठे हैं और आके और उन्होंने कहा क्या हुआ? आई सेड, मैंने सोचा बाथरूम ही तो जाना है। सेड दिमाग ख़राब है तुम्हारा। एंड आई एक्चुअली फेल्ट लाइक क्राइंग, थिंकिंग अपनी तकलीफ़ तो अपनी जगह, बिकॉज वो सब आपका बहुत अच्छा ख्याल भी रखते हैं जब आप इस तरह रुक जाते हैं, बट आपकी तकलीफ़ उनको देख के बढ़ जाती है। आई स्टार्टेड क्राइंग एंड आई सेड आई एम सो सॉरी, मैंने तुम लोगों को कितनी मुश्किल में डाला है। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, हॉस्पिटल के बेड पे लेटे हुए अंदाज़ा नहीं था। जब मैं घर आ गई और मुझे सोटू से होश आ गया, एक तरह से मेरा अपने से ध्यान थोड़ा सा निकला और अपनी वेलबींग बेहतर होने लगा, तो मैं परेशान हो गई, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जब आप रुक जाते हैं तो बाकी सब ओके होते हैं। वो सब बहुत मुश्किल में जाते हैं और बहुत तकलीफ़ से गुजरते हैं, और आपने उनको इस तकलीफ़ की आदत भी नहीं डाली। बिल्कुल बिल्कुल, उनको प्रैक्टिस भी नहीं होती। हकीकत है, हकीकत है। साइमा, आपसे पूछूंगी कि क्या कभी औरत को रुकना चाहिए, कि मतलब वो भी तो थक जाती है ना, क्या उसको कभी रुकना चाहिए कि अच्छा भाई चलो बीमार हूँ तो इस बहाने मैं तो चलो बिस्तर पे थोड़े दिन तो मैं, मेरी वेकेशन है, स्टेकेशन जिसे आजकल कह रहे हैं। डेफिनेटली 100% रुकना चाहिए, लेकिन नेचुरली जब कुदरत आपको रोक रही है तो उससे पहले रुक जाएं, क्योंकि जब बीमार हुए तक तो रुकना ही पड़ रहा है ना। वो तो कुछ आपने एफर्ट नहीं डाली है रुकने के लिए, वो तो हो ही रहा है, लेकिन उससे पहले अगर रुकेंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि इस तरह से रुकना नहीं पड़ेगा। और रुकने का मतलब जो है, कोई गिल्ट अपने अंदर ना रखें। जैसे कि रुबीना जी ने अभी कहा कि मुझे इतना बुरा लग रहा था कि सब सफ़र कर रहे हैं, द गिल्ट ऑफ बीइंग अनवेल। यानी सीधा आयरनी, कितनी सितम ज़रीफ़ी है कि अपनी बीमारी में भी इंसान गिल्ट फील कर रहा है। बीमारी तो खुद से क्रिएट की हुई कोई चीज़ नहीं है, तो रुकना तो चाहिए, पॉजेस लेने चाहिए। थोड़ा सा मैं आपके साथ डिसएग्री, बहुत छोटा सा डिसएग्रीमेंट है। वो ये है कि बीमारी कहीं और से नहीं आती, हमने ही कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से हमने आपको अपने आप को इस मुश्किल में डाला है। व्हेन यू गेट अनवेल, दे से योर बॉडी सेज टू यू व्हाट हैव यू डन टू मी, बिकॉज होता यही है कि कहीं ना कहीं आपकी ही कोई गलती है जिसका खमियाजा आपका
आपकी बॉडी, आपका जिस्म, आपकी रूह सब भुगतते हैं। सो उससे पहले, जैसे अभी आपने कहा, उससे पहले रुकना है, सोचना है। एक छोटे से रिकरिंग मिग्रेन में भी, घुटने के पहले परेशानी में भी, दिमाग के छोटे से खलल में भी आपको रुकना है और सोचना है कि कहाँ, यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी, जो कहते हैं ना। एग्जैक्टली यही बात, यही तो मैं कह रही हूँ कि ऐसा रुकना पड़े उससे पहले बहुत बेहतर है कि हम पॉजेज लें, अपनी हेल्थ का हम ख्याल रखें। ठीक है, हेल्थ कभी ख़राब हो रही है, दैट्स ओके, फाइन, सही है, लेकिन तभी भी हमें बीच बीच में रुकना है। थोड़ा सा भी अगर कुछ हुआ है तो हमें ये देखना तो है कि ये क्यों हो रहा है, बॉडी में कुछ चेंजेस आ रही हैं, हम अपसेट फील कर रहे हैं मेंटली या डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, कोई भी चेंजेस हैं उनको अननोटिस ना रखें। और मेरे पास जो लेडीज़ आ रही होती है ना, मेजॉरिटी केसेस, मैं कहूँगी कि 99% केसेस में ऐसा होता है कि जब फिजिकल सिम्टम होता है तब वो मेडिकल डॉक्टर के पास जाती हैं या साइकोलॉजिस्ट के पास आती हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही लंबे टाइम से अंदर चल रहा होता है। फिजिकल सिम्टम तब आता है जब फाइनली अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है कि अब तो डॉक्टर के पास जाना ही है। लेकिन उससे पहले पॉजेज लीजिए, अपनी बॉडी को चेक करें, फील करें कहाँ पेन हो रहा है, कहाँ पे स्ट्रेच फील कर रही हूँ, और ये क्यों हो रहा है, कितने दिन से हो रहा है, कौन सी सिचुएशंस में हो रहा है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है जो है वज़न। बहुत सारी ख़वातीन वज़न की वजह से बहुत सारी बीमारियां अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। बिल्कुल। तो मैं डॉक्टर साहब आपसे बात करूंगी कि आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं वेट की वजह से। सो वेट एक तो मल्टीफैक्टोरियल है, अगर हम कॉजेज़ देखें उसके, और साथ में उनके इफ़ेक्ट्स भी मल्टीफैक्टोरियल हैं। और अब अगर मैं देखूं हेड टू टो, बहुत सारी चीज़ें वेट की वजह से हो रही हैं। सो हेड टू टो का मतलब है डिप्रेशन, एंजाइटी, नीचे आए तो थायराइड के प्रॉब्लम्स, सो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मतलब ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, और उसके अलावा घुटने, जोड़ सब बैठ जाते हैं। तो सारी चीज़ें अब वज़न की वजह से आना शुरू हो रही हैं। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ अफेक्टेड, हर चीज़ अफेक्ट हो रही है। सो और मगर उसके पीछे जो उसके कॉजेज़ हैं ना, वो भी मल्टीफैक्टोरियल हैं। अब यहाँ पे जो डिस्कशन चल रही है, एक है वेकेशन होना, दूसरा है कि जब जैसे जैसे वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, अब ये एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। एक तरफ वज़न बढ़ रहा है, उसकी वजह से आपकी एक्टिविटी डाउन होना शुरू हो जाती है, दूसरी तरफ एक्टिविटी डाउन होने की वजह से वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। अब आप उस चेन रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गए, तो इसको तोड़ने की ज़रूरत है। तो जैसे रुबीना साहिबा ने कहा ना कि ये सब हमारे लिए है, लेकिन उनके साथ साथ भी चलना चाहिए है। जैसे वो कह रही हैं खड़े होके करना चाहिए, उनके साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल का मतलब ही यही है कि जो काम आपके कहने का कर रहे मकसद है जो मेड्स हाँ, है, ये जो हेल्प है, बिल्कुल, वो उनके अगर साथ रख भी लेते चलते हैं हैं। हम, बिल्कुल। तो फिर हम वो एक्टिविटी नहीं करते। हमारा दिमाग तो चल रहा होता है, ये करो वो करो ये करो, मगर हमारी बॉडी हम नहीं चलाते। एब्सोल्युटली, हाँ। जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं वो हम नहीं कर रहे होते। तो उसके साथ साथ थोड़ा कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और अगर घर में नहीं है तो पार्क में वॉक करना डेली ज़रूरी है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कि एक औरत कितने स्टेप्स डेली ले तो वो ओबेसिटी की तरफ नहीं जाएगी? क्योंकि कभी ना कभी जैसे रुबीना जी आप हमेशा दुबली रही हैं, लेकिन कभी आपको ऐसा लगा कि आपका वजन बढ़ रहा है, अब आपको किसी उम्र में ख्याल रखना चाहिए? मतलब मुझे भी, मैं सारी उम्र दुबली रही हूँ, लेकिन अब इस उम्र में मुझे हमेशा चेक रखना पड़ता है कि बच्चों के बाद से एक तो ये वैसे ही है कि आपका वजन जो है वो थोड़ा बढ़ने की तरफ माइल हो जाता है, बट एज के साथ फिर और ज़्यादा मेटाबॉलिज्म और स्लो हो जाता है, ख्याल करना पड़ता है। बिल्कुल। और फिर आपको चेक रखना है हर वक्त अपने वजन पे। आप बताइए इस बारे में मैं थोड़ा सा इंकशाफ करूं कि ज़्यादातर लोग जो बिल्कुल ज़्यादातर लोग जो ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं वो फिज़िकल एक्टिविटी पे करते हैं व्हेन इट कम्स टू वेट, वज़न के बारे में। एक्चुअली 80% रोल डाइट का है और 20% रोल फिज़िकल एक्टिविटी का है। लेकिन फिज़िकल एक्टिविटी को मैं अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ, वो आपकी हेल्दी बॉडी के लिए ज़रूरी है, लेकिन हेल्दी वेट के लिए 80% रोल डाइट का है। बिल्कुल तो जब हम बात करते हैं हेल्दी बॉडी के लिए तो 10,000 स्टेप्स ये प्रूवन है कि 10,000 स्टेप्स अगर आप डेली ले रहे हैं मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में, छोटे छोटे स्टेप्स लें, सीढ़ियाँ यूज़ करें इंस्टेड ऑफ
लिफ्ट वगैरह, तो आपके 10,000 स्टेप्स हो जाते हैं, तो यू विल हैव अ हेल्दी बॉडी। ये प्रूवन है, एविडेंस बेस्ड है। Okay. लेकिन जहाँ वज़न की बात आ रही है तो उसमें 80% रोल डाइट का है। वजह यह है कि फॉर एग्जांपल एक समोसा खा लें, 350 कैलोरीज आपने ले ली, उसको बर्न करने के लिए आपको 1 घंटा वॉक करनी है। सारी खवातीन बच्चों का बचा हुआ खाना डस्टबिन में नहीं फेंकती, वो अपने पेट में फेंकती हैं। बिल्कुल। और वाकई वो उसको डस्टबिन ही तस्वर कर रही होती है। मैंने जितनी भी खवातीन देखी हैं, मतलब लाइक फॉर एग्जाम्पल दूर क्यों जाओ, मेरी अपनी सगी बहन जो है वो बस हाँ, मैं ये कहती हूँ खाना जाया नहीं करोगी, हाँ, खुद जाया हो जाओगी। हाँ। खुद अपने आप को जाया कर दो, खाना ना Exactly. जाया हो। एक्चुअली उसके लिए सिर्फ बच्चों को बताना है कि इतना खाना नहीं डालना। हाँ। या फिर आप शुरू ही ना करें, इंतजार करें कि या जब फिर ये आप सब भाई खा वो रख लेंगे। ले, बच्चों को बोले प्लेट साफ करो। हाँ हाँ। तो बहुत सारी अक्सर खवातीन तो शुरुआत ऐसे ही होती है ना, आप तो मैदे को जितना बढ़ाएंगे वो तो उतना बढ़ता चला जाएगा। एब्सोल्युटली। तो जो मैडम ने प्रेगनेंसी का जिक्र किया, देखें एक बॉडी का एक और चीज़ है जो कॉन्सेप्ट अब आ रहा है, वो है सेट पॉइंट। हमारे ब्रेन में जैसे हमारे टेम्परेचर का एक सेट पॉइंट है, 98.5 से बढ़ता नहीं हमारा टेम्परेचर, इसी तरह वेट का भी है अच्छा। सेट पॉइंट। अगर आपका सेट पॉइंट 60 पे सेट है, हाँ ड्यू टू प्रेगनेंसी उसमें वेट बढ़ता है, वो सेट पॉइंट ऊपर आ जाता है। जी जी, इमीडिएटली आफ्टर प्रेगनेंसी यू हैव टू ब्रिंग इट डाउन। टू द सेट पॉइंट। जो आपका आइडियल वेट है। एग्जैक्टली नहीं लाएंगे, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, लोग पंजीरियाँ खिलाएंगे, मक्खन खिलाएंगे, ये करेंगे वो। प्रेगनेंसी में भी तो लोग कहते हैं डबल खाओ, जो हमारा कॉन्सेप्ट नॉट है। एनीमोर। अब ये बहुत पहले खत्म हो गई नहीं, थी बात। जो देखिए ये तो खत्म हो गई है, मगर कर रहे हैं लेकिन अभी जो भी। घर के बुजुर्ग है ना, नहीं नहीं तुम नहीं खा रही हो, तुम Exactly. डबल खाओ। बिल्कुल। वो कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा करें जरा उसके। हेल्दी होना चाहिए। हाँ। बिल्कुल। तो इमीडिएटली आफ्टर प्रेगनेंसी अगर थोड़ी सी एफर्ट करके 3-4 महीने में वेट को ले आए, तो वो एक जो विशियस साइकिल है ना, उससे निकल के आ जाएंगे। क्योंकि फिर वो बढ़ता चला जाता है। Yeah, वो बड़ा उस वक्त, फिर नेक्स्ट बच्चे में फिर और बड़ा, और फिर वो घटने का नाम नहीं लेगा। वो बढ़ता ही रहेगा जब तक हम अपनी कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल, है ना? इसके अलावा मेडिकेशंस भी आजकल हैं इसमें कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, मेडिकेशंस भी हैं। तो अगर बात यह है कि डिपेंड करता है कि पेशेंट को या आदमी को किस चीज़ की ज़रूरत है, उसका टारगेट कितना है, कितना वेट लॉस करना है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। क्रेविंग्स जो होती हैं उसकी कोई वजूहात होती हैं, कोई डेफिशिएंसीज होती हैं विटामिन्स मिनरल्स की, वो क्या है? क्रेविंग्स की वजह से लोग बहुत डाइट नहीं कर पाते। ओके, सो क्रेविंग्स का जो पीछे हम जाएं तो एक जो मेन वजह है वो हमारी साइकोलॉजी है, क्रेविंग्स साइकोलॉजी। और दूसरी तरफ जो हम अगर बात करें वो क्रेविंग्स हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। अब क्या है, विशियस साइकिल जो मैं बार बार लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, वज़न बढ़ा, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, यानी इंसुलिन बॉडी में है मगर जो ग्लूकोज है वो सेल्स में अंदर नहीं जा रहा है। तो वो क्या कहते हैं, एक समंदर ने आवाज़ दी मुझको पानी पिला दीजिए, तो वो उसके नतीजे में इंसुलिन और बढ़ता जा रहा है। अब इंसुलिन एक्ट नहीं कर पा रहा है, इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। अब इंसुलिन है मगर काम नहीं कर रहा है, बॉडी चाह रही है कि मुझे शुगर चाहिए है मगर इंसुलिन अंदर नहीं भेज पा रहा है। कैसे, क्यों, वजह क्या है? रेजिस्टेंस, जैसे से वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर्स ऐसे समझने गेट है, वो गेट बंद है। और उसके पीछे जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं, हार्मोनल फैक्टर्स भी हैं। तो ये विशियस साइकिल अब बढ़ता जाएगा। इंसुलिन जैसे जैसे बढ़ेगा वो आपको क्रेविंग्स दिलवाना शुरू कर देता है। पहले शुरुआत हुई बात साइकोलॉजी से, रात को देर तक जागना, बहुत सारी स्ट्रेस, एंजाइटी। जब आप कोई चीज़ खाते हैं तो यू फील गुड, डोपामीन रिलीज़ होता है, और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी आदत सी बन जाती है। फिर वज़न बढ़ने लगता है, उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है, उसकी वजह से और क्रेविंग्स होने लगती हैं। तो बात शुरुआत हुई साइकोलॉजी से और आहिस्ता आहिस्ता अल्टीमेटली एक बीमारी की तरफ चले गए हम। तो दोनों लेवल्स पे काम करना है, साइकोलॉजी, साइकोथेरेपी। हम इसीलिए कहते हैं कि जो हमारा जो शोबा है बेरियाट्रिक सर्जरी, उसके अंदर सिर्फ सर्जरी करना नहीं है, साइकोथेरेपी करना है, मेडिकल मैनेजमेंट साथ साथ देनी है। ये तो सब अगर चीज़ें। जिसको डोपामीन खाने से मिलता है और वो खाना छोड़ दे तो उसको डोपामीन कहाँ से मिलेगा फिर? सो डोपामीन इज शॉर्ट एक्टिंग। डोपामीन हम कह लें हैप्पी हार्मोन। बिल्कुल, सही है ना, इस तरह इसको प्लेजर कहते हैं। कहें, हैप्पी Pleasure, हार्मोन। फील गुड है। हाँ, खाने आम में लोगों खुशी को मिलती है समझ। और किसी चीज़ में खुशी नहीं मिलती। एग्जैक्टली और वो एक सडन स्पाइक होता है, हाँ, स्टे नहीं करता है।
हाँ। बिल्कुल, उसमें मैडम भी आपको इस सवाल में हेल्प करेंगी, लेकिन उसके लिए आपको फिर रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी पड़ती है कि पेशेंट इसकी तरफ क्यों जा रहा है, हाँ। घर में ऐसा क्या हो रहा है, उस पर भी एक्ट करना है, उसको दूसरी थेरेपीज़ की तरफ लेके जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल वॉक, जिम, एक्सरसाइज, उनकी तरफ जाना पड़ेगा, किसी की कंपनी की ज़रूरत है। डोपामीन रिलीज करने के लिए, है ना? सो डोपामिन इज शॉर्ट एक्टिंग और वो एडिक्टिव हार्मोन है, वो प्लेजर हार्मोन है, हैप्पीनेस के लिए नहीं है। हैप्पीनेस इज लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग। एग्जैक्टली। तो मसला यही है कि डोपामिन इज एडिक्टिव। इन ऑर्डर टू उतना ही इफ़ेक्ट आने के लिए जो आपको प्लेजर है, अगली दफ़ा और चाहिए। अगर आपका एक हार्मोन डोपामिन इतनी लेवल पे आया और आपको इतना प्लेजर मिला एक चॉकलेट से, अगली दफ़ा उसको थोड़ा सा 1.5 चॉकलेट करना पड़ेगा Oh, yes. इन ऑर्डर टू हैव। क्योंकि जब मैं चॉकलेट खाती हूँ तो मैं पागलों की तरह खाती हूँ, और जब मैं छोड़ती हूँ तो भी पागलों की तरह छोड़ती हूँ। ये क्या है? इसमें जो रिप्लेसमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे साइकोथेरेपिस्ट हैं, तो ये किस तरह से इसमें रिप्लेसमेंट दूसरे सिम्प्ट में पेशेंट को लेके जाते हैं, इसमें ये भी हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। खाली वेट लॉस, खाली वेट की वजह से नहीं औरत रुकती, बल्कि हड्डियों का दर्द, घुटनों का दर्द, सर का दर्द, नींद ना आना और बहुत सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से रुक जाते हैं और हमारा पूरा घर रुक जाता है। लेकिन आप अभी थोड़ी देर के लिए रुकें क्योंकि हम ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर हम वापस आते हैं और आपको बताते हैं कि आप क्या गलत कर रही हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात कर रहे हैं वो ख़वातीन जो घर की बागडोर संभाल के बैठी होती हैं और उसके बाद उनको ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बेड रिडन हो जाती हैं, या वो काम जिस तरह फुर्ती से करती थी वो नहीं कर पाती और पूरे घर का साइकिल रुक जाता है। तो आज अलग अलग डॉक्टर्स हैं जो थोड़ा सा उनको एहतियाती तदाबीर बता रहे हैं या फिर उनको और क्या करना चाहिए ताकि उनके घर का जो एक रूटीन है वो डिस्टर्ब ना हो। औरत यही नहीं सोचेगी कि उसकी सेहत को कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो यही सोचेगी कि मेरा घर तितर बितर हो गया है, मेरा घर जो है वो अपनी नीड्स के बारे में तो सोचती हाँ ही नहीं है ना। बिल्कुल। तो वो तो फिर वो औरत ही ना हुई ना, क्या करें, औरत बनाई अल्लाह ताला ने ऐसी है। तो हम अभी वेट लॉस पे बात कर रहे थे, फिर हम दोबारा वेट लॉस पे आएंगे, लेकिन अब हम बात करेंगे घुटनों का दर्द, कमर का दर्द। और डॉक्टर साहब, डॉक्टर जैन, क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से जो ख़वातीन आपके पास आती हैं और आप हमें बता सकें? बिल्कुल, इट्स अ वेरी गुड टॉपिक फॉर जनरल पब्लिक अवेयरनेस के लिए। अब देखें, अगर आप देखें तो जो घुटने का जो दर्द है ये सिर्फ ख़वातीन में नहीं, हाँ जी। बल्कि मर्द हजरात में भी अब ये आना शुरू हो अच्छा। गया। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। अब ये है कि औरतें ज़्यादा इफेक्ट होती हैं इसमें बनस्बत मर्दों से। और जब हम ओपीडीज़ में अपने बैठे होते हैं तो हम लोग ये चीज़ भी देखते हैं, जो यंग फीमेल्स हैं उनको भी ये चीज़ अब यंग एज में शुरू होना स्टार्ट हो गई है, जो घुटनों के दर्द होते हैं। अच्छा, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा एक्चुअली बीमारी है क्या, ये होता क्या है। ठीक है ना, मेडिकल टर्म में हम इसको कहते हैं आर्थराइटिस। अब आर्थराइटिस की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है, कुछ सोजिश की वजह से, चोट लगने के बाद जॉइंट में आर्थराइटिस डेवलप हो जाए, या जो मोस्ट कॉमन है जैसे हमारे पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में भी, वो होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस। अब ऑस्टियो आर्थराइटिस क्या होता है कि अल्लाह ताला ने एक जो आपकी हड्डी होती है उसके आखिर के अंदर एक चिकनी हड्डी और एक नरम हड्डी बनाई हुई होती है, अच्छा। जो जोड़ों के बीच में होती है। अब उसके ऊपर आपकी जो हड्डी है वो स्लाइड करती है, तो वेयर एंड टेयर के साथ विद द टाइम अगर उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आता है या कोई और इसके अंदर कोई इन्फेक्शन होता है, प्रॉब्लम होती है, तो क्या होता है, ये घिसना शुरू होती हैं। और ये घिसते घिसते जो चिकनी हड्डी होती है ये पतली होना शुरू हो जाती है, पेन करती है, और इवेंचुअली लास्ट स्टेज के अंदर जो है वो जाके बिल्कुल डिस्ट्रक्शन की तरफ चली जाती है। अब इसमें क्या होता है कि जो आपकी जो हार्ट बोन है उसके नीचे वो आपस में रगड़ती हैं। अब वो आपस में रगड़ेंगी तो क्या होगा, आपको पेन होगा, क्योंकि जो बोन है वो एक लिविंग टिश्यू है, उसके पास भी आप पेन रिसेप्टर्स होते हैं उसके अंदर। तो जब वो रगड़ खाती है आपस में तो ये आपके पास पेन आना शुरू हो जाता है। अब देखें, इसमें आपने क्या करना है, या तो ये है कि जब ये हो तो आप इसका इलाज करें, या आप ऐसे प्रिकॉशंस लें कि आप उस तक पहुँचे ही ना। क्या या उसको- प्रिकॉशंस होंगे? बिल्कुल, आप उसके ऑनसेट को डिले करें। यूजुअली ये जेनेटिक भी होता है, जैसे आपके माँ बाप को है जोड़ों में दर्द तो आपको भी हो सकता है, तो उसमें आपने ज़्यादा एहतियात करनी है और जैसे प्रिकॉशन मुझे है ये प्रॉब्लम, हाँ, तो ये वाली जो आप कह रहे हैं ना कि घिस जाती है, बिल्कुल। मुझे इनिशियल स्टेज है,
बिल्कुल। और जबकि मेरा वज़न कभी भी ज़्यादा नहीं रहा, मगर मैंने जब एक्सरसाइज की और कार्डियो किया तो मुझे उस वक्त पता चला कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे घुटने मुड़ना ख़त्म हो गए। लाइक मैं सीढ़ियाँ चढ़ तो सकती थी, उतर नहीं सकती थी। अब देखें इसमें ये क्या होता है, मैं आपको बताऊं। इसको जो प्रिवेंट करने का जो तरीका है, इट बिगन्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। वेरी यंग एज से ये चीज़ शुरू आपने करनी होती है, इसकी तैयारी जो होती है। उससे मेरा मुराद क्या है कि आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपके जो खाने हैं, फ्रॉम द वेरी यंग एज अगर आप देखें हमारे यहाँ जंक फूड का कितना रिवाज है। ऑयली फूड होंगे आपके पास, और बर्गर्स खा रहे हैं, और ये प्रोटीन डाइट आपकी है नहीं, बैलेंस डाइट आपकी है नहीं, एक्सरसाइज का कोई रुझान नहीं है। अब कुछ नौजवानों में आना शुरू हो गया है कि भाई जिम विम जाते हैं, अपनी डाइट वाइट का ख्याल रखते हैं, लेकिन हमारे ज़माने में तो बिल्कुल भी नहीं था होता था। रिवाज। एक फैशन स्टेटमेंट समझा जाता था, और स्पेशली जो खातून जिम गई है वो तो पता नहीं क्या है भाई, वो तो बहुत ही मॉडर्न है। हाँ। एक ज़माने में ये था तस्वीर। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके अंदर बैलेंस डाइट, बैलेंस न्यूट्रिशन जो होते हैं, जैसे कैल्शियम का इंटेक, आपके विटामिन डी का इंटेक। विद इन 20 ईयर्स ऑफ द इनिशियल लाइफ 80% ऑफ द कैल्शियम जो आपके स्टोर्स होते हैं बोन के अंदर, वो जमा हो जाते हैं, जो आपके फ्यूचर में काम आते हैं। 20 ईयर्स 25 ईयर्स के बीच में जो मैक्सिमम बोन डेंसिटी होती है वो आपके पास हो जाती है। अगर ड्यूरिंग दैट टाइम आपकी न्यूट्रिशन अच्छी नहीं होगी और आप फैटी फूड ले रहे होंगे, तो जो आपकी बोन की जो फॉर्मेशन होती है, कार्टिलेज की जो क्वालिटी होती है, वो इतनी अच्छी नहीं होगी। तो क्या होगा, अर्ली लाइफ के अंदर वो एरोड होना शुरू हो जाएगी, घिसना शुरू हो जाएगी जल्दी जल्दी। तो क्या खाना है? देखें इसमें ये होता है कि बैलेंस डाइट से मतलब ये होता है पोर्शन कंट्रोल आपका जो होता है। आप फैट अपने हिसाब से लें जितना आपको नीड है बॉडी हिसाब से, कैलोरी इंटेक आपके वेट के हिसाब से, प्रोटीन उस हिसाब से लें, और कार्बोहाइड्रेट उस हिसाब से लें। हमारे यहाँ जो हम तो समझते हैं दूध पी लें तो कैल्शियम आ जाएगा, ऐसा है क्या? देखें दूध आपको कैल्शियम देता है, हाँ, दही आपको कैल्शियम देता है, चीज़ अंडे होते हैं, चीज़ आपको कैल्शियम देती है, आलमंड्स जो होते हैं, बादाम जो होते हैं, उसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है। देखिए कैल्शियम सिर्फ इंटेक इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, उसके साथ आपका विटामिन डी भी होना चाहिए। विटामिन डी जो है वो गाड़ी है जो कैल्शियम को बोन के अंदर लेके जाती है। एग्जैक्टली। अब हमारे पास धूप तो बहुत है लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा विटामिन डी कम क्यों आ रहा है। एक मैं रिसर्च पढ़ रहा था उस दिन, तो उन्होंने साउथ एशिया के अराउंड रिसर्च की थी कि किन मुल्कों के अंदर जो है वो विटामिन डी की कमी सबसे ज़्यादा है। सब धूप वाले मुल्क थे। सबसे टॉप नंबर पे था पाकिस्तान, नहीं, सेकंड नंबर पे आपका था बांग्लादेश, थर्ड पे इंडिया, एंड देन नेपाल। अब देखिए इसके अंदर ये है कि अगर आप नोट करें तो हमारी ख़वातीन जो होती हैं वो कवर्ड होती हैं कल्चरली, तो जो डायरेक्ट जो धूप पड़ती है स्किन के ऊपर वो इतनी नहीं पड़ती उन लोगों को। तो सनस्क्रीन तो हर वक्त लगाना पड़ता है। कमरे में से भी निकल के अगर आप बाहर लाउंज में जा रहे हैं या चूल्हे के पास जा रहे हैं, तो इतनी यूवी तो है हमारे पास, तो हमें सन क्यों नहीं मिलता? मैं आपको बता रहा हूँ, पता आपको ये- डायरेक्ट सनलाइट जी इसमें एक चीज़ ये भी बचपन से हम ये सुनते हैं ना, ज़्यादा धूप में मत जाओ, रंग काला हो जाएगा। ऐसा ही है। मैं वही ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है चीज़। वही पॉइंट लाना चाहिए था। अगर फीमेल जाती भी है धूप में तो वो टैन की वजह से यस, सन टैन हो जाएगा, तो जल्दी से कहीं साए में चले जाएं, कुछ हो जाए। अच्छा, इसका जो बेस्ट मैं तरीका बताता हूँ अपने पेशेंट्स को, ये है कि आप सुबह की धूप लें, 10 बजे से पहले की हो, और 3 या 4 बजे के बाद वाली जो धूप होती है आप उसके अंदर 20 to 30 मिनट्स तक बैठें। क्योंकि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया कि जितना आपकी जो धूप है, डायरेक्ट सनलाइट आपकी स्किन के ऊपर जब कांटेक्ट में आती है तो स्किन के अंदर अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया कि वो विटामिन डी की फॉर्मेशन कराता है, और वो नेचुरली आपके पास डेवलप होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे सारी चीज़ें, तो एटलीस्ट आप उसको सप्लीमेंट तो करें। अच्छा, ये तो आपने बता दी प्रिकॉशंस। अब तो हम निकल गए भाई इस उम्र से। अब तो हमने वाट लगा दी अपनी बॉडी की, न्यूट्रिशन भी नहीं सही लिया। अब अगर आप देखें तो एक सर्टन क्लास, मतलब एक सर्टन ख़वातीन जो कि मेड्स हेल्प अफोर्ड नहीं कर सकती, वो अपने घर का पोछा खुद लगाती हैं। वो जिस तरह पोछा लगाती हैं बैठकर, और फिर उस वक्त आप सोचें उनकी हड्डियां जवाब दे जाएं तो उनके घर का क्या होगा। देखिए तो झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोना, वो सब कुछ ऐसे ही करती हैं। बिल्कुल। देखिए इसके अंदर हमारे पास 2 टाइप के पेशेंट्स आते हैं। जी, एक जिनको थोड़ी सी अवेयरनेस होती है, इनिशियली उनको पेन हुआ, वो डॉक्टर के पास चले गए और अपने आप को डायग्नोस कराया जो भी प्रॉब्लम है। और दूसरा टाइप के पेशेंट्स होते हैं जिनको पेन हुआ, उन्होंने पेन किलर ले ली, उन्होंने कहा चलें ठीक है अभी काम चलाते हैं, और फिर वो जब
चीज़ एंड स्टेज पे पहुंच जाती है और जब कोई पेन किलर काम नहीं कर रही होती है और कोई मोडालिटी ट्रीटमेंट की उनके ऊपर वर्क नहीं कर रही होती, तब वो आते हैं। तो आपकी जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं इसमें दोनों में चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर आप इनिशियल स्टेज में कोई हमारे पास आ रहा है और उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप है, सबसे पहले तो आपको डायग्नोस करना है कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस ही है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा, कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं हो रही है इसके अंदर। उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ मैंने देखी है अपनी उसके अंदर, एक्सरे करा के पेशेंट हमारे पास आ जाता है, कहता है डॉक्टर साहब ये एक्सरे है, आप देख लें। अच्छा, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक्सरे होता है वो आपको खड़े होकर करवाना होता है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि आपने मरीज़ को देखा होगा, वो एक्सरे कभी दिखाते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब गैप आ गया, ऐसी बात करते हैं। तो गैप आना इज़ अ गुड थिंग। ऑस्टियोआर्थराइटिस में गैप कम हो जाता है। अच्छा, बहुत डॉक्टर वाली बातें हो रही हैं, हमने कुछ समझ नहीं आ रही एक्चुअली। इसमें जो एक बात मुझे समझ आई है और जो मैंने एक्सपीरियंस भी किया है वो ये थी कि मसल क्रैम्प भी एक चीज़ होती है। बिल्कुल। बाकी चीज़ें उसके बाद होती हैं। सबसे पहले अगर कहीं दर्द शुरू होती है तो आपको सिर्फ उसको 1 से 2 दिन देख के, मेरे साथ हुआ ऐसे कि मेरे कमर में पिछले दिनों दर्द हुई और काफ़ी सवेयर हुई एंड मैंने वॉल्ट्रान ले ली, एक जो आप नॉर्मली लेते हैं, और वो ठीक हो गया। वो ठीक तो हो गया, 2 दिन तो मेरे बहुत अच्छे रहे। उसके बाद वो वापस जब आया तो वो और सवेयर था। एंड देन आई रियलाइज्ड कि ये मैंने इलाज नहीं किया था, ना मैंने समझा था अपनी दर्द को, मैंने तो सिर्फ उसको वक्ती रिलीफ दिया था। फिर उसके बाद मैंने उसको सिर्फ अपनी कमर को उस जगह ले जाना बंद कर दिया जहाँ पे जाके वो तकलीफ में आती थी। 2-3 दिन और वो खुद ही ठीक हो गई। देखिए जो पेन है ना, तो वो तो मसल बड़ी बात नहीं थी, सम मसल क्रैम्प, लेकिन उसको मैं बिगाड़ सकती थी अगर मैं वॉल्ट्राल पे वॉल्ट्राल लेती जाती और मैं अब करती जाती वो सब काम जो मुझे करने थे टेढ़े मेढ़े होके, और इवेंचुअली वो कुछ का कुछ बन सकती थी। सो यू हैव टू गिव योर बॉडी सम टाइम टू फॉर यू टू अंडरस्टैंड। आप खुद समझेंगे कि ये मसल क्रैम्प था या ये 3 दिन बाद भी या एक एंगल पे बैठने से रुक रही है, इसका मतलब है कि मैं ज़्यादा झुक चुकी हूँ और मैंने गलत जगह पे क्रैम्प डाल दिया है। एक्चुअली मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूँ कि हम क्या ऐसा गलत करते हैं कि घुटनों में दर्द होता है, हम क्या किस तरह के गद्दे पे सोएं कि कमर में दर्द ना हो। अक्सर आप सो के उठते हैं तो आपकी कमर में दर्द हो रहा होता है। अब वो क्या मसल की प्रॉब्लम होती है या वो हड्डियों की प्रॉब्लम होती है? देखें, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, ये जैसे अभी हम सब डिस्कस कर रहे थे, वो वेट है। वेट अगर आपका इंक्रीज होगा तो बॉडी के ऊपर आएगा प्रेशर, अनड्यू प्रेशर आना शुरू हो जाता है बॉडी के ऊपर। ठीक है। और ये सारे प्रेशर आपके जॉइंट्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि जैसे आप अगर आपका वेट ज़्यादा है, जब आप खड़े होंगे तो सारा प्रेशर आपके घुटने ही लेंगे। सही ना, घुटने लेंगे तो उस पर वेयर एंड टेयर होगा। देखिए इसकी मिसाल इस तरह है, एक गाड़ी है, उसके अंदर टायर लगे हुए हैं, जब वो चलेगी तो उसके टायर घिसेंगे। सही। ठीक है ना, आप उसमें ज़्यादा वजन डाल के चलाएंगे तो उसके टायर जल्दी ख़राब होंगे। सही। तो जोड़ों का भी यही सिस्टम होता है। ठीक है। अब जो आप बैक पेन की बात कर रही हैं, वो बहुत सारी वजूहत से हो सकता है, वजह होती है उसकी बहुत सारी। उसमें ये होता है कि मसल स्पैज़म भी आते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो आपका ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये स्पाइन के अंदर भी होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। फिर हड्डियों की कमज़ोरी हो जाना, ये भी होता है। आप उल्टे सीधे आप सो जाएं बिस्तर के ऊपर तो आपका मसल स्पैज़म में चला जाता है। अच्छा। ठीक है ना, वो आपने मैट्रेस सेलेक्ट करना है जो आपको सूट करता है, जिस पे आप ज़्यादा किसी कंफर्टेबल को नरम सूट करता है, किसी को सख्त मैट्रेस। वो हर तो क्या कोई आप रेकमेंड करते हैं कि भाई इस तरह का गद्दा होना चाहिए जो थोड़ा आइडियल है? जी देखें, उसमें ये होता है कि आपका जो स्पाइन का जो पोस्चर है वो प्रॉपर हो, जैसे अगर सीधा हो। हाँ बिल्कुल। सीधा तो बहुत कम लोग सोते हैं, सिर्फ मैं ही सो सकती हूँ सीधा। मेरे मियाँ कहते हैं तुम बिल्कुल ऐसे लाश की तरह सोती हो। लेकिन लोग तो करवटों पे सोते हैं। अगर आप धंस जाएंगे गद्दे के अंदर पूरे, आपका पोस्चर कंट्रोल नहीं होगा तो जाहिर सी बात है मसल स्पैज़म में जाएगा। नेक स्पैज़म में आपकी चली जाती है, गर्दन के पेन से आती हैं ख़वातीन हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें आपकी डिपेंड करती हैं। और दूसरी वजह भी होती हैं इसके अंदर, जैसे वो डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि डिस्क स्लिप होती है या जो फर्दर जो पैथोलॉजीज आती हैं इसके अंदर स्पाइन के अंदर। बिल्कुल। तो एक तो तकिए बहुत ज़्यादा लेके सोने का हमारे यहाँ बहुत ऊंचा करके ना, बिल्कुल। उससे भी देखो ना बॉडी का आपका पोस्चर जो है, अगर आप साइड पे भी सो रहे हो तो स्ट्रेटिश ही होना चाहिए ना आपकी कमर। आप
यूं ले जाते उसको, वो भी एक Inclined बिल्कुल। बट लोगों को आदत है कि वो 2 से कम तकिए नहीं ले नहीं सकते। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपका पोस्चर ख़राब करती हैं, नेक पेन हो जाती है, फिर आप कहते हो कि गर्दन मुड़ गई है Natural या posture में होनी तकिया चाहिए गलत था, आज मेरा तकिया बदला गया है इसलिए शायद मेरी, बट वो आपका आदत ही गलत है ना, ये बिल्कुल गलत आदत है, ज्यादा बहुत तकिए ज़्यादा लेना। तकिए और फिर से डबल चिन भी आती है। मैं तो यही सोच Yeah, सोच के exactly, अगर आप दिमाग में सोचे डबल चिन निकल आएगी ना, तो मैंने तो तकिया रिमूव कर दी है। मैं तकियों के बगैर भी सोच सकती हूँ, ब्यूटी ना खराब हो बस। बिल्कुल सही बात, बहुत सारे फायदे हैं। हाँ बहुत बिल्कुल। सारे। अच्छा, हील्स कितना इफेक्ट करते हैं आपकी हड्डियों के ऊपर, जरा ये देखिए, बताइए। heel जो शौकीन खवातीन के लिए ये बिल्कुल। पूछा है। लेकिन जो हील एक इंसान का एक नॉर्मल पोस्चर है, वैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, जो हील जो होती है उसके अंदर ये होता है कि आप एक एबनॉर्मल पोस्चर के ऊपर खड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा हाई हील्स होती हैं आपकी, सही ना। इसमें आपने कुछ खवातीन ये भी कंप्लेन करती हैं कि जब हम सुबह उठती हैं तो हमारे तलवे जल्ले होते हैं, नीचे उसके पेन होने लग जाता है, वो भी आपकी हाई हील्स और एबनॉर्मल पोस्चर्स की वजह से हो सकता है। जितना भी आप एबनॉर्मल पोस्चर के ऊपर खड़े होंगे, आपके जितना भी स्ट्रेन है वो सारे जाएंगे घुटने पे। टाइम टू टाइम तो आप यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ फैशन, तो पीपल डू यूज़ इट, बट इसको आदत ना बनाएं क्योंकि फिर आपके इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम, वेयर एंड टेयर, एबनॉर्मल। अब देखें, इसके अंदर सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस में हड्डी इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें आपके मसल्स, आपके लिगामेंट्स, ये सारी चीज़ें स्ट्रेन ले रहे होते हैं आपकी जॉइंट को स्टेबल करने में, ठीक है ना। अगर आपका यही सारी चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाएंगी तो फिर आपको पता है वो तोड़ बताए ना, जैसे हील्स तो पहननी है भाई, उसके बगैर तो हम अच्छे नहीं देखिए, लगते, तो सबसे पतली अच्छा- हील ना पहने या मोटी पहन ले हील, कोई सबसे- तोड़ बताए। सबसे अच्छा तोड़ इसका ये है कि आपने इन एरिया को स्ट्रेंथन करना है अच्छा अपने, और उसकी जो स्ट्रेंथन करने का तरीका है वो है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी एंड एक्सरसाइज, ये बहुत अंडरमाइन सी ट्रीटमेंट है। लोग समझते हैं फिजियोथेरेपी है, पता नहीं वर्जिश करेंगे या तो आपका कहने का मकसद है कि हम अपनी टांगों को स्ट्रॉन्ग बनाएं, मसल्स उसकी जो है उसके ऊपर काम करें। मसल स्ट्रॉन्ग जो कहते हैं ना, ligament दूसरा strong दिल हो। जो है वो यहाँ होता है बिल्कुल ऐसा ही है। पिंडलियों में, कहते बिल्कुल हैं ऐसा ही ये, है है ना। क्योंकि वो ब्लड को पंप करता है हाँ उल्टी साइड पे, ये चीज़ ज़्यादा बड़ा काम है। हाँ। हाँ तो आपने अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है, फिजियोथेरेपी करें, थोड़ी बहुत जितनी वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं वो करें। जब आपके जोड़ों के अराउंड मसल्स और लिगामेंट स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपका जोड़ भी खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो आई जाएगा। थिंक वॉक इज ऑल्सो वन थिंग, यस, वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉकिंग तो कांस्टेंट है ना। अब वॉक में ये आता है कि आप ब्रिस्क वॉक करें, जो थोड़ा आपकी थोड़ी सी तेज। तेज वॉकिंग जो होती है ना, एटलीस्ट आधा घंटा आप- एक्चुअली खवातीन क्या करती हैं, गप्पे मार रही होती हैं आपस में, और यार बताओ तुम्हारी सास ने क्या किया है, वो गप्पे मारते मारते चल रही होती है, तो वो तो ब्रिस्क वॉक नहीं हुई ना। वो ब्रिस्क वॉक नहीं हुई, तो फिर वो नॉर्मल वॉक हुई, ठीक है। लेकिन ये है कि ब्रिस्क वॉक इज मतलब वॉक फिर भी वॉक है, एग्जैक्टली वॉक एटलीस्ट यू वॉकिंग है ना, बिल्कुल किसी ऐसा भी ही है। सूरत में करें, लेकिन वो इवेंचुअली कितनी गप्पे मारेंगी, रोज नहीं हो सकता। बहुत बहुत मारती है, इतनी इतनी आपको नहीं पता। पार्क है, मैं सुन रही होती हूँ, मैं अकेले वॉक कर रही होती हूँ और मेरे कानों से कभी इसकी बुराई कभी उसकी बुराई गुजर रही है। सो ये सिनेरियो आपने कहा कि एक तो स्ट्रेट सोना सही है ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा ऊंचा तकिया ना ले। हम ज़रा कंक्लूड करते हैं ना हड्डियों के बारे में। फिर अच्छा, एक ज़माने में जैसे हर कोई अलग अलग बातें करता है कि आप इस तरह झुक के ना उठाएं कोई चीज़, उससे भी प्रॉब्लम होती है कमर में, उस लाइक और अब तो जब हम एक्सरसाइज करो तो वो तो हमें इतना झुका झुका के परेशान कर दिया कि ये पैरों को हाथ लगाओ, ये करो वो करो। तो हमें कहते थे पहले कि ऐसे झुको नहीं, बैठ के उठाओ कोई चीज़, इस तरह झुक के नहीं उठाओ। ये क्या है, समझ नहीं आती किसकी सुने। देखो, देखें, सॉरी आप बोलें मैं पहले हाँ, कॉमन सेंस तो यही कहती है कि वो जो झुक के भारी चीज़ें उठाना है या कि उसमें आपने बोझ जो है वो अपनी टांगों पे और घुटनों पे डालना है, कमर पे नहीं, बिकॉज कमर सबसे नाजुक जगह है। और वो जो आपको एक्सरसाइज कराते हैं वो चूंकि मॉनिटर्ड होती है, उनको पता होता है कि किस एंगल में मैं वो तो झुकाना है। वजन उठा रही हूँ, पकड़ के हूँ, और हमें कहते थे वो कोई भी चीज़- आपका वेट जो होता है ना उस वक्त टांगों पे होता है। हाँ जिस एंगल से आप झुकती हो ना इन जिम, वो वेट इधर ही होता है। इसी तरह अगर हम घर में भी कोई बकेट या कोई भी चीज़ उठा रहे हैं नीचे से, नॉर्मल गिरी हुई चीज़ भी, तो हमें चाहिए कि हम अपनी टांगों पे और घुटनों पे वजन दे के उठाएं उसको, बजाय कमर को कमर डबल ना होने दें। ओके, क्योंकि है कमर नाजुक जगह है। और कोई ऐसा सडन जर्क दे के नहीं, बहुत झटके से भी नहीं करें ना हम काम। अच्छा, जब लेटे भी होते तो मैंने ये देखा है, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जैसे सीधा पे अगर लेटे हैं, झटके से नहीं उठें, करवट लें फिर उठें। तो वो यही है कि बिल्कुल कि बीच में आप एक जो स्टेप और लें, उसके बाद फाइनल स्टेप लें।
एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे कि नींद नहीं आती और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो न्यूरो से रिलेटेड हैं, तो उससे हम उस हवाले से डॉक्टर साहब से बात करेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मुझे खुद एज औरत ऐसा लगता है कि जिस दिन मेरी रात की नींद अच्छी पूरी हुई हो तो मैं जो भी प्लान करती हूँ पूरे दिन का ना, वो मैं कर पाती हूँ कि मैंने ये काम करना है, ये काम करना है। और अगर मेरी नींद ना पूरी हुई हो तो मेरा मिजाज भी चिड़चिड़ा होता है और मेरे वो काम भी रह जाते हैं, क्योंकि ना मैं सो सकती हूँ, दोपहर में आदत नहीं है, और वो उस नींद की कमी की वजह से फिर वो घर का जो माहौल है वो बहुत ख़राब होता है और आप अपना आप भी अच्छा नहीं फील कर रहे होते। तो ये मेरे साथ ही नहीं, आपके साथ भी होता होगा, बिल्कुल हर औरत के साथ, आपके साथ भी होता होगा, बल्कि मर्दों के साथ भी होता है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले सवाल तो आपसे ये, क्योंकि ज़ाहिर है आप न्यूरो सर्जन हैं, सो उसमें इंसोम्निया, नींद, ये वो सारी और प्रॉब्लम्स आप शायद केटर करते हो। स्लीप तो खैर कॉमन प्रॉब्लम है, साइकोलॉजी में भी आता है, न्यूरोलॉजी में भी आता है, इवन फिजिशियंस भी करते हैं। लेकिन देखें, नींद का पूरा ना होना, एक तो आजकल जो हमारी सोशल लाइफ है वो कुछ इस तरह से है कि वो पूरी नहीं होती। जब तक हाथ में मोबाइल वगैरह होगा तो नींद कभी भी पूरी नहीं हो सकती। और दूसरा, हमारा जो पहले रिवाज होता था कि लोग यूजुअली 10 बजे तक सो जाते थे, 11 बजे तक, इट वाज कंसिडर्ड लेट। अब लेट का कोई टाइम नहीं है, इट कैन बी 3 AM 2 AM, और लोग तो उस वक्त खाना भी मंगवा रहे होते हैं। बिल्कुल। तो एक तो ये है, तो स्लीप का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ब्रेन का एक साइकिल होता है, पाइनियल ग्लैंड जो उसको मेंटेन कर रहा होता है स्लीप को, कि मुझे इतने बजे सोना है। जब आप उसकी एक हैबिट इस तरह बनाते जाते हैं कि भाई मुझे 1-2 बजे सोना है, मुझे 1-2 बजे सोना है, तो वो भी अपने आप को इसी तरह ही ले जाएगा, और दैट इज़ अ एबनॉर्मल थिंग। और उसकी वजह से ये होगा कि मॉर्निंग फ्रेश नहीं होगी। सोने से कितनी देर पहले मोबाइल छोड़ देना चाहिए? एटलीस्ट आई थिंक आजकल का अगर आप देखें तो आई थिंक 10:30 11 इज़ इनफ। देखिए, जब तक आपके हाथ में, किसी के हाथ में भी जो भी हो मोबाइल है, वो तो आपको जगाए रखेगा। इट इज़ एंटरटेनिंग यू, इट विल गो ऑन एंड ऑन, वो तो 3 बजे तक भी अब कोई यूज़ बहुत सारे करेगा। लोग ये कहते हैं कि मोबाइल देखते देखते हमें नींद आ जाती है, या टीवी देखते देखते हम सो जाते हैं। मेरे अब्बू तो ऐसे ही सोते थे, टीवी चला हुआ और थोड़ी देर बाद उनकी खराटों की आवाज़ आती तो है। वो अपने आप को स्ट्रेस कर रहे हैं ना, इट इज़ बेटर कि वो ऑफ हो जाए। तो ये नींद उससे पहले भी आ जाएगी अगर ये चीज़ ऑफ हो जाए तो। ओके। सेकेंड थिंग इज़ के लाइफ स्टाइल हमारा मेंटेन नहीं है। वॉक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, और उसकी वजह से, जिस तरह आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, जिसमें डोपामाइन भी है, सेरोटोनिन भी है, साथ में एक हार्मोन होता है एंडोर्फिन हार्मोन। अगेन दैट इज़ अ हैप्पी हार्मोन जो मसल से रिलीज़ होता है और वॉक के दौरान होता है। जब भी आप लोग एक्सरसाइज करेंगे, आप लोग हमेशा फ्रेश महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट हार्मोन जो आपको अर्ज करता है। जब भी आप वॉक छोड़ेंगे, आप हमेशा सोचेंगे थोड़ा और कर लेते, बिकॉज दैट इज़ अ पर्टिकुलर हार्मोन जो आपको एनर्जाइज करता है। एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज्ड ड्यूरिंग बाय द मसल ड्यूरिंग द एक्सरसाइज के दौरान वो रिलीज़ होता है। तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके स्लीप को, इसको मेंटेन करेगी। अगेन एक और फैक्टर है स्ट्रेस, जो नींद नहीं आने देता। वर्क स्ट्रेस, पर्सनल लाइफ स्ट्रेसेस, उनकी वजह से भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो ये आम है। इसके अलावा जैसे आप लोगों ने डिस्कस किया, बेड कंफर्टेबल होना चाहिए, बिल्कुल चारपाई की तरह भी ना हो कि बिल्कुल नीचे हो जाए। और अक्सर लोग कहते हैं बैक पेन या इन चीज़ों की वजह से, हेडेक की वजह से, कि बिल्कुल हम तख्त पे सोते हैं, तो वो तो कोई अच्छा खासा भी सोएगा तो उसको दर्द हो जाएगा। आई डोंट नो कौन उनको इस तरह की एडवाइस करता है। सख्त गद्दे सही है? नहीं, आई मीन बिल्कुल वो तख्त पे कहते हैं कि हम सोते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी नहीं, आजकल आए हुए ना सख्त वाले गद्दे, तख्त की तरह नहीं होते, फोम होता है। मुझे तो ये पता है कि ये मिथ बहुत पहले ब्रेक हो गई थी कि ज़मीन पे सो जाना है अगर मेरी कमर में दर्द है। जिन लोगों के होती है वो फिर नहीं ठीक होती। हाँ, अभी भी दर्द नहीं, सही तो नहीं उसके लिए नॉर्मल जो भी बेड है, जो भी मैट्रेस होता है नॉर्मल, दैट इज़ ओके, बशर्ते कि वो बहुत नीचे ना हो Bumpy जाए। ना हो। तकिया अगेन 1 या 2 पर्सन टू पर्सन में, डेफिनेटली 2 से ज़्यादा तो नहीं हो सकते। तो दैट डिपेंड पर्सन टू पर्सन, दो की भी हाँ, height थिकनेस कितनी है, ये कितनी कितनी है, है, वो thickness। सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगेन दैट वेरीज। कुछ लोग सिंगल में कंफर्टेबल होते हैं, कुछ डबल में कंफर्टेबल होते हैं, तो उसमें कोई भी वो नहीं है। लोग नींद की गोली लेके भी सोते हैं, हाँ, उसकी वजह वो से सही फिर- है क्या है? नहीं, बिल्कुल एक कभी कभार हो गया तो ठीक है, वरना इट्स नॉट रिकमेंडेड थिंग। अब बहुत सारे लोगों को अगर बहुत सीवियर इशू हो
तो फिर वो बिकॉज बाद में फिर इसकी वजह से एक बंदा हैबिचुअल हो जाता है एंड अगेन उसकी वजह से फिर मेमोरी लॉस होना भी शुरू हो जाती है। उनको आम चीज़ें भी नाम रिकॉल करने में, चीज़ें रिकॉल करने में दे टेक टाइम। अगर उनको 3-4 महीने हो गए लेते हुए तो वो फिर एक हैबिट बन जाती है। आप कह रहे हैं कभी कभार सही है, ऑन एंड ऑफ डेफिनेटली बंदा एंग्जाइटी में है, वर्कलोड है, या कुछ ऐसा हुआ है कि बंदा थोड़ा डिप्रेस्ड है या एंग्जाइटी वॉटेवर, तो उसमें चले ऑन एंड ऑफ हो जाता है। जो देखें ना, आपको आजकल के हालात को भी देखना होता है। जैसे आजकल की पेरेंटिंग है, इट्स कॉल्ड सॉफ्ट पेरेंटिंग। हमें मारे पड़ी अगर आजकल हम करें तो फिर हमें तो पता नहीं क्या, तो इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। तो वो सारे देखने पड़ते हैं ना, एडवांसमेंट कैसी जा रही है। तो बहरहाल स्लीप इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम। आपको क्या लगता है कितने घंटे एक घर के, हम चूंकि घर की औरत की बात करें, उसको कितने घंटे की नींद चाहिए? बिल्कुल 8 hours, 10 hours, 8 hours is a normal. 8 hours तो लग्जरी है। नहीं, but that's the minimum you should. अच्छा, For me it's a 8 hours is luxury. a good sleep. if मतलब मैं अगर आज की रात मैं 8 घंटे 45 मिनट सोई हूँ, ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि ओह दुनिया ये बदल तो गई। कमाल हो गया। मतलब क्योंकि आई थिंक ओबेसिटी आल्सो हैज टू डू विद स्लीपलेसनेस। जिस तरह इट वाज अ वेरी गुड टॉपिक, लाइक के जो स्पेशली मदरहुड को आप देखें औरत, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की, उसका इशू शुरू से होता है। डॉक्टर साहब ने भी कहा एक फीमेल जब मैच्योर होती है और वो माँ बनती है, तो अब होता क्या है, इसमें मैं बोन्स पे भी आऊँगा, वो अपने बॉडी से ग़िज़ा बच्चे को पहुँचा रही है, राइट। उसके बॉडी को जितना हम घी मक्खन की बात कर रहे थे, अब रिवाज चेंज हो रहा है, लेकिन वो अपनी ग़िज़ा में से बच्चे को दे रही है। अब जब बच्चा पैदा हो गया, माँ उसको दूध पिला रही है, वो भी अपनी बॉडी से, शी हैज़ टू मेंटेन हर सेल्फ। अब होता क्या है, चले बच्चा पैदा हो गया, उसने ग़िज़ा ली, माँ कभी भी सप्लीमेंट नहीं लेती। हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है, बाहर के मुल्कों में है। अब ये बैक पेन, बॉडी पेन या स्लीप ना आना क्यों होते हैं? हम क्या करते हैं, हमारा यहाँ पे ट्रेंड ही नहीं है कि हम मल्टीविटामिन्स लें। अगर आप डेवलप्ड कंट्री में देखें, आफ्टर 40s वो मल्टीविटामिन लेते हैं अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, वो एक्सरसाइज करते हैं। हमारे यहाँ कभी भी इस चीज़ को प्रोमोट नहीं किया जाता कि आप मल्टीविटामिन लें। अब एक बच्चा हुआ, दूसरा बच्चा हुआ, तीसरा बच्चा हुआ, अब उन बच्चों को ग़िज़ा कहाँ से जा रही है उनके इनिशियल एज में? माँ से। 2 साल तक है दूध पिलाने का, चले यहाँ पर यूजुअली 1 ईयर तक का होता है, तो शी हैज़ टू कीप हरसेल्फ। अब होता क्या है, जैसे उनकी ओल्ड एज आती है उस माँ की, उसकी हड्डियों में कमज़ोरी आ गई। तो डॉक्टर साहब को पता है, जब हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं तो पेन किलर असर नहीं करती, आपको उसको रिप्लेस करना पड़ता है विथ मल्टीविटामिन। तो मैं अगर कहना चाहूँ कि एवरी वुमेन, इवन मेल, जब वो 40 तक पहुँचे तो डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी की कोई भी मल्टीविटामिन ज़रूर यूज़ करे। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, ताकि उनको ओल्ड एज में जाके ये प्रॉब्लम ना हो। स्पेशली मैं इंडो पाक एरिया की बात करूंगा कि जो पहले हमारी ग़िज़ा में ताकत होती थी वो नहीं है। आइदर वो रोटी है, आइदर वो सब्जी है, आइदर वो मुर्गी है, वो ग़िज़ा नहीं रही। तो हाउ विल यू मेंटेन दैट, स्पेशली एक माँ में? हाँ, तो वो है मल्टीविटामिन। अच्छा, दैट हैज़ टू स्टार्ट अर्ली बाय 40s। दूसरा सवाल मेरा आपसे है। मैं एक एडिशन दूंगा डॉक्टर साहब की बात में। बहुत अच्छा इन्होंने बताया, जैसे जो फीडिंग मदर्स होती हैं, जी, यूजुअली आप नॉर्मल इंडिविजुअल को देखें तो हम लोग को 800 mg पर डे कैल्शियम चाहिए। जी, जो फीडिंग मदर्स होती हैं, वो जब वो ब्रेस्ट फीड करा रही होती हैं अपने बच्चे को, 500 mg पर डे लूज़ कर रही होती हैं कैल्शियम। ओह, तो उसको पूरा करने के लिए आई थिंक दे शुड टेक सप्लीमेंट्स, कैल्शियम लें, विटामिन लें, क्योंकि मदर की बॉडी पे स्ट्रेस होता है। हाँ, वो अपनी न्यूट्रिएंट्स बच्चे को दे रही वो होती है। एक्चुअली जब कहते हैं ना, इतनी मिथ्स बनी हुई है कि बच्चा जब बोलता है वो करता है तो औरत के बाल झड़ते हैं। वो इसलिए झड़ते हैं कि उसकी विटामिन्स उसकी बॉडी से न्यूट्रिशन सब निकल गया बिल्कुल ऐसा ही होता है, इसलिए वो जो हो होती है वहाँ बाल झड़ते उनको लेकिन टाइम पीरियड पता है कि हु के बाद होता है। एग्जैक्टली। तो दैट्स व्हाट तो वो ये उसकी लॉजिक ये है बेसिकली। सेकंड सवाल डॉक्टर साहब मेरा आपसे ये है कि एक तो हो गया नींद की प्रॉब्लम, दूसरा सर का दर्द। स्पेशली आप एक औरत छोड़ दूसरी औरत को देखेंगे तो उसको सर के दर्द की प्रॉब्लम होगी। अब वो कहीं भी हो सकती है, इधर इधर आधे सर का दर्द, और बहुत ज़्यादा कॉमन है ये हर एज ग्रुप की। अब तो बच्चे भी कहने लगे मम्मा सर में दर्द हो रहा है।
देखें ये भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, अंडर द कॉमन अम्ब्रेला ऑफ माइग्रेन आता है। जैसे मैडम ने एक बात की कि एक आम दर्द होता है, लेकिन चलें वो टैबलेट वगैरह से तो ठीक हो जाता है, लेकिन बाकी ऑलमोस्ट सारे दर्द अंडर द अम्ब्रेला ऑफ माइग्रेन आते हैं। फिर वो आँख के पास भी हो सकता है, वो फ्रंट में भी हो सकता है, पीछे में भी हो सकता है। पिक्चर दिखा रहे हैं, जी जी बिल्कुल, जो पिक्चर आप देख रहे ये हैं सारी मिग्रेन की फॉर्म एग्जैक्टली। अब साइनोसाइटिस एक एलर्जिक इश्यूज होते हैं जिसमें इसमें साइनस का लिखा हुआ है। अब वो एलर्जी किसी से भी हो सकती है, बिल्ली से हो सकती है, डस्ट से हो सकती है, दैट कैन कॉज द माइग्रेन। कुछ लोग जैसे धूप में जाएंगे उनको सर दर्द शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों के चश्मे का नंबर, आमतौर पे जो ग्लासेस होते हैं, मेरे पास जो सबसे पहले आता है, मैं कहता हूँ आपने अपने चश्मे का नंबर चेक करवाया। दिस इज़ अ वेरी कॉमन इशू। उसके अलावा स्ट्रेस इज़ अ वेरी कॉमन इशू। अगर वो 40s में आ रहे हैं या 45, तो डेफिनेटली उनका ब्लड प्रेशर कैसा, लोगों को पता नहीं, इवन शुगर का पता नहीं चलता। जब हम HbA1c करवाते हैं तब जाके पता चलता है भाई 8 चल रहा है इसका। हम दैट शोज 4 months बैक का शुगर कैसा था, तो उस वक्त उनको भी पता, अच्छा हमें शुगर थी। इसी तरह तो शुगर की वजह से भी सर में दर्द हो रहा है। एक कॉज है। अच्छा। शुगर को भी लोगों को पता नहीं चलता, इसी तरह उनको अच्छा। और अपनी बॉडी को आप स्ट्रेस करते जा रहे हैं, टेंशन में नहीं लेके जा इसी रहे तरह हैं। हेडेक है बिकॉज ऑफ द ब्लड प्रेशर। वो उसको उस तरह से टैकल नहीं करते। फिर उनका बीपी चेक करवाया जाता है, पता चला कि भाई इसका तो 160 बाय समथिंग बीपी पता नहीं कब से चल रहा है। जब ब्लड प्रेशर की टैबलेट लेगा तब जाके, अगेन जो मैं जब थे हम तो उस वक्त बात कर रहा था, कुछ ऐसे ग़िज़ाएँ होती हैं जिसमें डीप फ्राइड चीज़ें, जैसे जो भी डीप फ्राइड हो, ब्रोस्ट, पिज़्ज़ा, चॉकलेट्स, कॉफ़ी, ये लोगों को माइग्रेन करवाते हैं बिकॉज वो वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करते हैं, डायलेट करते हैं, जिसकी वजह से होता है। अब बहुत सारे लोग उस पर हमें सवाल कहते हैं कि भाई फलां फलां लेता है उसको तो नहीं होता। इस तरह तो हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, सारी ज़िंदगी वो तम्बाकू नोशी करते हैं, कुछ नहीं होता। कुछ लोग ऐसे हैं 3 साल उन्होंने तम्बाकू सिगरेट पिया, कैंसर हो गया। तो हमें इट इज़ जेनेटिक्स। जैसे डॉक्टर साहब जैसे लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मैं कॉफ़ी पीती हूँ तो मेरे तो सर का दर्द सही हो जाता है। तो वही कह रहा हूँ ना, इट्स ब्लैक कॉफ़ी। बिल्कुल, बहुत सारे लोग जैसे उनके सर में दर्द होता है वो कहते हैं चाय दे दो, उससे ये होगा, उनको मेटाबॉलिज्म तेज होता है या कुछ। ये जिनको माइग्रेन होता है, दे आर सेंसिटिव टू दीज थिंग्स, एवरीबॉडी कैन नॉट बी टू इट। तो हमें नहीं होगा ना। अगर कुछ लोग जो माइग्रेन की तरफ जाते हैं, जिसका आम जेनेटिक्स इशू है, वालिदैन को रहा, फिर उनमें आया, वो इस तरह की चीज़ें करेंगे तो उनको फिर माइग्रेन होगा। नींद पूरी ना होना, लैपटॉप या कंप्यूटर का, मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूजेज डेफिनेटली आजकल माइग्रेन करवाते हैं। दीज आर दी कॉमन इश्यूज। ऑफिस स्ट्रेस, काम के स्ट्रेस की वजह से मूड स्विंग्स होना, ससुराल के स्ट्रेस की वजह से भी होता है। हाँ, और क्या। ये तो सदियों से एक कॉमन कॉज है इसका। मैं समझती हूँ कि आपकी बॉडी आपको बताती भी है कि जैसे आपने फिगर आउट कर लिया कि आपको जब सर में दर्द होता है तो आप कॉफ़ी पीती हो तो वो ठीक हो जाता है। सो हर किसी इंसान की बॉडी उसको बताएगी अच्छा। इसका हल क्या है, ये ट्रिगर क्या था, शुरू कैसे हुआ और अब मुझे क्या करना है इसके लिए। और मैं मैडम की, सॉरी बात करूँ, मैडम की एक बात को मैं सेकंड करूँगा। सेकंड थिंग जो हमारे यहाँ कॉमन है, जो हम लाशऊरी तौर पे समझते भी नहीं है, दैट इज़ बर्नआउट। बर्नआउट 2-2, 3-3 महीने उसी रूटीन में काम करने से घर में ख़वातीन का बर्नआउट हो जाता है। तो हस्बैंड्स को भी चाहिए कि उनको घुमाने ले जाएं। अब डेली उनके दिमाग ये में बात आपने बहुत अच्छी की है। हाँ प्लीज, इसको तो मैं प्रोमो बना के चलाऊंगी। प्रोमो बनेगा। तो उसमें ये होता है आप कि करते हैं ये? मैं बिल्कुल करता हूँ। हाँ, मैंने कहा पहले मैं तो पूछूं, ये भी कर रहे हैं। Definitely. लेकिन मतलब खवातीन को भी ये करना चाहिए कि वो बताएं ये मेरी नीड है। Exactly. ये is आप also very- ये आप बहुत तीनों बोलती के लिए हैं ज्यादा है, बेचारियाँ। हमारे लिए तो है मगर आप तीनों के लिए ज्यादा है। नहीं, मेरा ख्याल है डॉक्टर हजरात तो मैं भी जो सुन रही हैं उसमें जितने भी नए नए कैफेज हैं, मर्द मुझे हजरात। तो अपनी वाइफ की वजह से ही पता चले, क्योंकि हम तो पहले बट ही सो राइट। बर्नआउट का मतलब है कि आपकी बस हो गई, आप थक गए हैं, एक ही काम, एक रोज- रूटीन वर्क भी तो होता है, आदमियों के लिए भी है जो 9 to 5 जॉब सबके करते लिए हैं। break चाहिए। एक रूटीन होता है, आप लोगों से भी हमें बहुत ज्यादा सिंपैथी है। जो ख़वातीन घर में काम कर करके उसी रूटीन में बच्चों के लिए कर रही है, तो अब उनको खुद ही
एहसास नहीं होता कि वो बर्न आउट हो गई है। अब वो निकलता है फिर गुस्से के फॉर्म में, वो निकलता है किसी इरिटेबिलिटी के उसमें कि भाई किसी को डांट दिया किसी पे, और फिर उसके लिए जैसे मैडम बात कर रही थी अपने आप को ही गिल्टी समझती हैं। डॉक्टर साहब आप कुछ कह रहे थे? मैं कुछ कह रहा था इस बात पे कि देखिए मेरे पास इस वक्त जो भी पेशेंट्स बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए आते हैं, ख़ास तौर पे यंग एज में, दो फैक्टर्स बहुत कॉमन मिल रहे हैं ओबेसिटी के। वो है एक रात को जागना और दूसरा है फास्ट फूड, और दोनों चीज़ें आपस में मिली हुई हैं, अब रिलेटेड हैं। अब यहाँ पे चूँकि बात औरत से ही हो रही है तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे कहते हैं ना, द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल इज़ द हैंड दैट रूल्स द वर्ल्ड। तो आप ही सेट कर सकती हैं उस चीज़ को, बहुत हद तक कर सकती हैं। बच्चियाँ आती हैं आंसुओं से रोती हैं कि जिस वक्त हम ये कर रहे थे उस वक्त क्यों नहीं आप मुझे मना कर रहे थे। करती भी होंगी, ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर पूरे घर की रूटीन इस तरह से सेट कर लें। रात को आप जागेंगे, हार्मोन्स जैसे पाइनियल ग्लैंड का बताया, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, पीसीओज होने लगेंगे। इससे आपकी नींद जो सोशल मीडिया है वही करेंगे। जब आप ये टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, क्रेविंग्स होंगी, आप हाई एनर्जी कंटेंट लेंगे, आपके वजन बढ़ता जाएगा। सब कुछ का रीजन जागना है रात को देर, जो आप जल्दी सोएंगे तो कम खाएंगे। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी, जैसे आप मगरिब के बाद फ़ौरन खाना खा लिया, उसके बाद खाना ना खाएं और सुबह 7 बजे तक, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाएगी आपकी। ये सही है, अच्छी। मैं ब्रेक के बाद आके जरा पूछना है कि मैं आजकल कर रही हूँ ना जरा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करते माइग्रेन की। तो कोई टिप्स दे सकती हैं आप, जैसे लाइक अपना सर जो है वो ज़रा बिस्तर से नीचे लटका लिया, जो हम इंटरनेट पे देखते हैं, कोई ऐसी इंस्टेंट कोई चीज़ सर के दर्द की। अक्सर ख़वातीन टाइट करके बांध लेती हैं कुछ सर पर, क्या ये करना चाहिए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा, पहले तो मैं बताऊं कि नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लें। बहुत आसान अल्फाज में बताती हूँ, जो मैं अक्सर बात करती हूँ। नर्वस सिस्टम क्या है? आपका ब्रेन है, स्पाइन है, पूरी बॉडी में जो नर्व्स हैं वो है। तो यू कैन इमेजिन कि नर्वस सिस्टम को काम डाउन रखना कितना इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली बात ये आ गई। अच्छा, अब इसको काम डाउन कैसे करना है? बातों से आप हर वक्त नहीं कर सकते हैं, आपको इसके लिए कुछ करना होगा। मेडिसिन से भी हर वक्त नहीं कर सकते हो। कितनी मेडिसिन, कुछ चीज़ें, कुछ एक्सरसाइजेज आपको डेली रूटीन का हिस्सा बनानी होंगी रिलीजियसली, ठीक है? उसको इस तरह नहीं करना है कि कोई इमरजेंसी टूल किट की तरह आपने यूज़ करना है कि ठीक है अभी माइग्रेन होगा मैं अभी कर लेती हूँ, जिस दिन होगा उस दिन कर लूँगी। तो फिर वो इफ़ेक्ट आपके ऊपर उसका होगा ही नहीं। उसकी इफ़ेक्टिवनेस आप तभी छीन लेते हैं जब आप कहते हैं कि नहीं ओकेजनली करूँगी। तो मैं 2 एक्सरसाइजेज बता देती हूँ, 2-3 एक्सरसाइजेज जैसे भी टाइम होता है उसको करें। और मैं खुद भी करती हूँ। मुझे टीन एज से था माइग्रेन, लेकिन अभी काफ़ी सालों से नहीं है। ओकेजनली कभी कभी हो जाता है, इट्स नॉट कि कभी नहीं होता है, लेकिन अक्सर औकात नहीं होता, ठीक है? उसको थोड़ा सा ज़रा देखने की ज़रूरत है कि 3 फिंगर्स जो हैं इनको अंदर कर लें, पिंकी फिंगर एंड थंब जो है इन दोनों को बाहर रखें, ठीक है? इनहेल एक्सेल करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, लेकिन इसकी टेक्निक ऐसी है कि ये जो थंब है राइट नॉस्ट्रिल, इससे आपने बंद करनी है, ठीक है? आपने इनहेल लेफ्ट से करना है, मैं करके बाद में बताती हूँ, थोड़ा ये इस तरह एक्सप्लेन कर दूँगी। ये बंद करके लेफ्ट से आपने इनहेल करना है, जैसे इनहेल किया इसको बंद कर दिया, एक्सेल यहाँ से करना है, 2 सेकंड होल्ड करके। योगा एक्सरसाइज। हाँ, यस। अच्छा, अब इसके 2 तरीके हैं, या तो आप ये बंद कर लीजिए, या तो अगर आप यहाँ रखना चाहें तो यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है? मतलब चॉइस है आपकी। बंद कर लें वो ज़्यादा बेहतर है। अब मैं करती हूँ, ठीक है? इनहेल करूँगी पहले, इसको मैंने बंद किया, इनहेल यहाँ से 4 सेकेंड्स के लिए। ठीक है, वन मोर इसी तरह हाँ करते रहें। हाँ, बिल्कुल इसी तरह से। इसको पहले बंद किया, इनहेल अंदर यहाँ से लें, 4 सेकंड के लिए सांस, समझ आ गया। 2 सेकंड होल्ड करें और 6 सेकंड के लिए निकालें। हाँ, ठीक है? और ये फिंगर्स जो हैं यहाँ और ये रखने के कितनी साथ दफा आप यहाँ करती पे भी हैं? कर सकते कितनी हैं। दफा दिन अच्छा, में? अब आपको इसका 10 से 12 बार आपको करना है, एक सेट 10 से 12 या 15 बार भी कर लीजिए। एक पहले एक ही तरफ से करें, ये इनहेल करें, हाँ। इनहेल इससे इसी किया, तरफ फिर इसको थंब आपने हटा लिया। इसी तरफ से इनहेल करें एग्जैक्टली। कितनी दफा? मैं बता रही हूँ, ये सेट आप करें 10 से 12। कॉन्स्टेंटली इसी तरफ से। एक पहले, फिर दूसरी तरफ नहीं, जाएंगे। आपको चेंज नहीं करना, चेंज नहीं करना है।
चेंज नहीं करना है। बाद में करेंगे, 10 दफ़ा पहले। 10 दफ़ा एक सेट आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आपको इसके 2 सेट एक टाइम पे करने हैं। कोशिश करें कि दिन में 2 बार 2 सेट कर लीजिए। अच्छा, उसके बाद आप चेंज कर लीजिए, ठीक है, जो इस तरह से किया है। अगर आप चेंज नहीं भी करते, फॉर एग्जांपल आप चेंज नहीं भी करते, तो इट मेक्स नो मेजर डिफरेंस, ये इसी तरह से चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा, इससे क्या है, जो आपके माइग्रेन्स हैं, टेम्पल एरिया है, इन सब को, और आपकी जो ओवर थिंकिंग है, ऑक्सीजन जाएगी। यस, ओवर थिंकिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ। जैसे ख़वातीन को अक्सर बैक पेन रहता है, ठीक है। बैक पेन क्यों होता है? वो अनरिजॉल्व ट्रॉमास या अनरिजॉल्व इमोशंस की वजह से होता है। यानी कि वो जो ये सारा स्ट्रेस है, Yes. वो भी आपकी बॉडी जमा आपने कहा ना, करके जब बैठ आपको जाती स्ट्रेस है। मिलता है तो ब्रेन सिग्नल भेजता है पूरी बॉडी को, और वो सिग्नल किस सूरत में सामने आ रहे होते हैं? माइग्रेन्स की सूरत में आ रहे होते हैं। फ्रोजन शोल्डर हो गया, यहाँ से पेन शुरू हुआ। कितने टाइप के हेडेक्स हैं। बैक पेन बहुत ज़्यादा अक्सर होता हम है। कहते हैं स्पेशली घर में शादी है या कुछ ऐसा Yes. है जो भागम दौड़ी करनी पड़ती है, उसकी वजह से यहाँ बहुत दर्द हो जाता बहुत है। ज़्यादा। और बैक पेन भी आपने बहुत सुना होगा। स्पेसिफिकली बैक पेन जो है, वो जो है रिजॉल्व ट्रॉमा, अनरिजॉल्व ट्रॉमा की वजह से होता है, अनरिजॉल्व स्ट्रेस की वजह से होता है, इमोशंस जिनके ऊपर कभी बात ही नहीं की होती, क्योंकि वो बॉडी उसको ले रही होती ना, कहाँ जाएगा सारा जितना भी स्ट्रेस है, बाहर कैसे निकालेंगे। तो ये जो मैं तरीका बता रही हूँ, ये बाहर निकालने का तरीका बता रही हूँ। आप खड़े होकर इसको कर लीजिए, मैं आपको बैठ के बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना है। आई कैन स्टैंड? हाँ, ऑलराइट, बिल्कुल। ओके। आपने खड़े हो गए, बिल्कुल इजी आपने रखना है अपने आप को। कोई स्ट्रेच करके नहीं रखना कि मैं ऐसा सख्त हाथ रखूँ, ये कैसा, बिल्कुल रिलैक्स होकर आपने शोल्डर्स खोलने हैं, बिल्कुल ओपनली ऐसे। और इसको आपने ऐसे ऐसे झटकना है, ठीक है, ऐसे झटकना है फॉर 30-40 सेकेंड्स। आप झटक लीजिए, इस तरह से आपने करना है। उसके बाद टैपिंग करनी है आपने 3-4 बार। कोई स्पेसिफिक काउंट की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा काउंट सोचेंगे तो आप करना भूल जाएंगे कि कितना करना है, ठीक है। आपको काउंट वैसे भी याद रहेगा। ये टैपिंग किया आपने, पाँव किस तरह से किया, 20-25-30 सेकंड के लिए। अब ये जो हो रहा है, ये हो रहा है, जो अंदर आपके स्ट्रेस है या अनरिजॉल्व इमोशंस हैं, वो बॉडी से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इन दोनों एक्सरसाइजेस के लिए एक बात मैं कहना चाहूँगी कि इसको कभी कभी नहीं करना, डेली रूटीन का हिस्सा बना लें। फॉर एग्जाम्पल, लंच से पहले कर लिया, डिनर के बाद कर लिया, चाय पे कर लिया, कोई 2 टाइम या एटलीस्ट एक टाइम ऐसा रख लें कि अपने लिए 10 मिनट निकाल लें। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि भरी महफिल में लोगों में आप बैठे हुए हैं, साथ बातें कर रहे हैं और किसी की बुराइयां या अच्छाइयां कर रहे हैं या हल्ला गुल्ला कर, मतलब अपने साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, अपनी सोल के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। जब तक आप कनेक्ट नहीं होंगे, ये चीज़ें असर नहीं करेंगी। क्योंकि कई लोग कहते हैं मैंने किया था, कुछ हुआ नहीं। किया कैसे किया था आपने? पहले बॉडी को रिलैक्स करें, बॉडी का भी कोई हक है आपके ऊपर, उसको वो हक अदा करें, और उसके बाद ही एक्सरसाइजेस कीजिए। असल बात यही है कि बॉडी का हक है आप पे, और अगर आप वो अदा नहीं करेंगे तो वो बता देगी आप। ना दैट्स और फिर दिखा उसका अपना- देगी आपको। और फिर उसका अपना तरीका है बताने का। मेरी, फिर वो आप ले नहीं सकते, टॉलरेट करना इतना आसान नहीं होगा। फिर वो चीज़, एक्सरसाइज पूरी होगी। यस, अच्छा, मेरी जो एक हाउस हेल्प है कुक, उसकी ओबेसिटी भी उसका इशू है और शुगर भी है। तो हमने पिछले दिनों एक डाइटिशियन जो कि शुगर डायबिटिक्स के स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर आसिफ द ब्लू डॉट वन, अच्छा। उनसे बात की। तो सबसे पहले उन्होंने ये पूछा सोती कितने घंटे हैं। हाँ। मुझे कहा नींद नहीं आती, मैं सोती हूँ, फिर उठ जाती हूँ, फिर 2 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे। ओबेसिटी हैज़ टू डू विद स्लीप। यस, हाँ बिल्कुल। Obesity has to do with depression has to do with sleep. Everything. सबसे पहली जो चीज़ है वो नींद के 8 घंटे जो हम कह रहे हैं, आप 6 हो जाएं, चलो अगर जिसके कोई 2 या 4 हैं, आपको सबसे पहले अपनी नींद का साइकिल ठीक करना है। उसके लिए आपने सिर्फ एक काउंट रखना है कि अगर मैंने 8 बजे सुबह उठना है तो मुझे कितने घंटे में 8 घंटे मेरे पूरे होते हैं। तो 12 बजे, बीच में भले आप नमाज के लिए उठते हैं, सो जाते हैं, दैट डजंट काउंट। तो 12 बजे आपको सो जाना चाहिए। आपको सोने में कितनी देर लगती है? बेड पे पहुंचते हैं जब आप, उसके बाद आपको अनवाइंड करने में और नींद लाने में, हर किसी का अपना है ना, कितनी देर लगती है, वो टाइम फिर और 12 के भी पीछे मिलेगा उससे। अच्छा, कुछ लोगों को जल्दी नींद आ जाती है लेटते ही,
और कुछ लोगों को इतना टाइम लगता है, ये क्या सिनारियो है? कोई कहीं भी सो सकता है, किसी को कुंडी लगा के, कोई अंधेरा करके, खामोशी चाहिए, समझ नहीं आती है क्या कहानी। साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है इस तरह। तो बहुत सारे लोग किसी और के घर में जाते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे तो अपने घर के अलावा कहीं सही कह रहे हैं। बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि मुझे तो आती ही नहीं। इवन इफ दे आर इन द लग्जरियस होटल, उस वक्त भी वो कहेंगे कि मुझे, वो अपने कंफर्ट जोन की बात होती है, आदत, हैबिट है। हाँ, या कोई स्ट्रेस होगा मेंटल स्ट्रेस की वजह से, वरना अक्सर लोग अपने कंफर्ट जोन की वजह से वो नहीं करते। अच्छा, तो लाइक अक्सर लोग जो थके होते हैं पूरा दिन, दे विल हैव अ स्लीप इंस्टेंटली, उनको तो फौरन नींद आ जाएगी जो थके हुए होते हैं। कुछ लोग तो 2 सेकंड बैठते हैं तो उनको नींद आ जाती है। आई हैव अ ब्रदर हु डज दैट। वो मेरे अब्बू ऐसे हैं। मूवी देखते हुए सो जाता है। मेरे मियाँ ऐसे, मेरे अब्बू ऐसे हैं। हाँ, ये लोग पता नहीं कैसे सो जाते हैं। माशाल्लाह, बट जनरली ऐसा नहीं होता। जैसे मैडम कह रही थी कि जो नींद है उसका ओबेसिटी से बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। बिल्कुल ऐसी ही है, क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती, आपके स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। जैसे आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आपका कोर्टिसोल लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। कोर्टिसोल जो हार्मोन है वो स्ट्रेस हार्मोन है। अब वो क्या करता है, आपकी बॉडी में फैट जमा कराना शुरू कर देता है। ये क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आई हैव टू प्रिपेयर फॉर समथिंग वर्स, वो आपको मोटा करना शुरू करता है। तो नींद इज अ वेरी बिग फैक्टर। वही टाइम है ना हर चीज़ जिसमें के बॉडी ने हील करना है, बिल्कुल। अपने आप को रिचार्ज बिल्कुल ऐसा करना ही है, बहुत सारे काम करने हैं आपके दिमाग ने, आपके सिस्टम ने। उस 6-8 घंटे में रिजुविनेट होना है, एक बिल्कुल तरह से ऐसे ही। दोबारा से नया बन के। अच्छा, स्पाइरल की तरह चलता रहता है ना कि स्ट्रेस है, स्टार्ट तो स्ट्रेस से हो रहा है, स्ट्रेस है, कुछ ओवर थिंकिंग है, जब भी तो नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, ओबेसिटी, खाना पीना अच्छा, ज़्यादा। ओबेसिटी को चीज़ें कम correct है। करने के लिए अब थोड़ी सी डॉक्टर साहब आपसे थोड़ी सी चीज़ें पूछना चाहते हैं। क्या नई नई टेक्निक्स आ गई हैं? इंजेक्शंस का तो हम सुनने में आ रहा है, पर लोग डरते भी बहुत हैं, अंधे हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो ज़रा आप इस पे रोशनी डालें। बिल्कुल। सो जैसे अब तक हमने डिस्कस किया, ओबेसिटी इज़ अ मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़, बहुत सारे रीजंस आ रहे हैं। इस तरह से उसकी जो ट्रीटमेंट है वो भी मल्टीफैक्टोरियल है। मोटे मोटे अगर देखें तो 4 चीज़ें हैं। नंबर 1 लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, 2 मेडिकेशंस, 3 इज़ एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स एंड 4 इज़ सर्जरी। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को का गोल क्या है, कितना वेट लॉस करना है। स्टेप 1, आपका आइडियल वेट क्या है और एक्सेस वेट कितना है। सबसे पहला स्टेप ये है। इसमें मैं वो जो लोगों की मिथ्स हैं या गलत फहमियाँ हैं वो भी थोड़ा सा दूर करता हुआ चलूँगा। सो सिंपलेस्ट वे इज़, आप अपनी हाइट निकाल लें सेंटीमीटर्स में और उसमें से 1 निकाल दें। दैट इज़ योर आइडियल वेट, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। सिंपलेस्ट इज दिस। तो अगर मेरा 171 सेंटीमीटर है, 1 निकाल दें, 71 से ऊपर नहीं जाना ओह माय चाहिए। गॉड, अच्छा, ये तो बड़ा Simplest is आसान हो this. गया। शुरू वाला हिस्सा 1 निकाल दें, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो दिस इज़ अ क्रूड वे। अब इससे ऊपर अगर आपका 10 kgs है तो आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्लस माइनस मेडिकेशन से मैनेज कर सकते हैं। 10 से 20 kg है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्लस मेडिकेशंस। अब यहाँ पे मेडिकेशंस में उनकी बात कर रहा हूँ जो मुस्तनिद हैं, स्टैंडर्ड है, जो आजकल आप सुन रहे हैं। एक्चुअली ये अंधे होना या ये होना, ये जितनी तेज़ी से उस मेडिसिन ने अपनी सोशल मीडिया हाइप क्रिएट की, तो साइड इफ़ेक्ट्स भी उसी तरह ही आएंगे, क्योंकि उसकी वजह से आपकी भूख ख़त्म हो जाती है। तो लोगों की पूरा दिन कुछ खाएंगे नहीं, पिएंगे, डिहाइड्रेशन की वजह से गुर्दे भी फेल हो जाएंगे, ऑप्टिक न्यूराइटिस भी हो जाएगा, साइड इफ़ेक्ट्स भी आएंगे। तो अनरेगुलेटेड वो चल पड़ी। हालांकि वो बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव मेडिकेशन है, मुस्तनिद है वो। बहुत सारी यहाँ पे गैर मुस्तनिद चीज़ें हैं, आप जाएंगे बहुत एक्सपेंसिव, बहुत सारे कॉस्मेटिक लोग हैं जो दे रहे हैं, मगर उनका कोई भी एविडेंस नहीं है, और लोग धड़ाधड़ उसको यूज़ कर रहे हैं, सॉरी, और अल्टीमेटली फिर हमारे पास आते हैं। तो 10 to 20 पे प्लस मेडिकेशन, फिर 20 to 30 पे। अब यहाँ पे ग्रे जोन है, कुछ एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स की तरफ जाना चाह रहे हैं क्योंकि वो सर्जरी से डरते हैं। एंडोस्कोपिक प्रोसीजर क्या होता है यस, डॉक्टर? जैसे स्टमक के अंदर बलून डलवा लिया, इंट्रागैस्ट्रिक बलून कहते हैं, कैसे डलता है? जैसे अंदर बलून? एंडोस्कोपी करके अंदर अच्छा। बलून डालते हैं और उसके अंदर हवा या पानी डाल देते हैं तो वो फूल जाता है, तो स्टमक की कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। इसी तरह अब जो लेटेस्ट है वो है अंदर सूचर्स लगाना। पाकिस्तान में अब शुरू हो रही है एंडोस्कोपी के जरिए, एंडोस्कोपी के जरिए ही। स्लीव जिसे कहते हैं, एंडोस्लीव, बिल्कुल, एंडोस्लीव। हाँ, एंडोस्लीव कहते हैं। तो सूचर्स, टाँके लगा देते हैं अंदर और उसकी कैपेसिटी कम कर देते हैं। ये दोनों टेम्पररी मेजर्स हैं। हाँ। हम गैस्ट्रिक बलून उनको डालते हैं जिनका वेट कम है और क्विकली उनका कम हो जाएगा तो इफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि 6 महीने में आपको बलून निकलवाना होता है। हाँ, छोड़ नहीं सकते।
6 महीने में आपको निकलवाना है और 10 से 15% वेट लॉस हो जाएगा आपका। फिर वहाँ से ऑनवर्ड्स यू हैव टू मैनेज ऑन योर ओन। असल काम उसके बाद है। भाई लेकिन ये तकलीफ दे प्रोसीजर है ऐसा ही डॉक्टर है, मतलब थोड़ा सा एंडोस्कोपी की होती है, उलझन नहीं बहुत होती ज़्यादा। अंदर कोई जा रही है नहीं, अब तो जाग रहा होता है बंदा। हाँ, अब तो swallowable आ गया है, एक स्ट्रिंग होती है, swallow करवाते हैं और अंदर जाके खुद ही फूल जाता है। टेक्निक्स हैं, मगर ये समझना है कि ये शॉर्ट टर्म मेजर है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई पेशेंट आता है 200 kg का और वो लेट भी नहीं सकता है, तो मैं उसको बेहोश कैसे करूँगा? फिर उसको हम इस तरह के मेजर्स करके, अब जब से ये मेडिकेशंस आई हैं तो ये इनकी और कम हो गई है डिमांड, क्योंकि हम वही काम मेडिकेशन से कर लेते हैं और उसको ले अल्टीमेटली जो लॉन्ग टर्म तीन चीज़ें हैं, इट शुड बी सेफ, वॉट एवर वी आर यूजिंग सेफ हो, इफ़ेक्टिव हो और लॉन्ग टर्म। असल चीज़ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी है। तो बाय फार इन सब में जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी है वो बेरियाट्रिक सर्जरी की है जो हम करते हैं। वो क्या होता है मैदा, वो जरा प्रॉपर बताएं। हाँ, इसमें हम 3 से 4 छोटे छोटे सुराख होते हैं, पेट के अंदर जाते हैं। मेनली हम स्टमक का साइज रिड्यूस करते हैं उन सुराखों के जरिए। पूरा पेट काटना नहीं पूरा पड़ता, पेट नहीं काटते। स्टिचेस वगैरह जो थोड़े से आते हैं, 2-2। अच्छा। हाँ, वो जैसे चावल के holes हैं दाने, उसके। बिल्कुल चावल के दाने के Seriously? बराबर। यस, वो जो पहले होता था कि पेट काट दिया पूरा और वो सब नहीं होता। एब्सोल्युटली नहीं। इसको ना लोग एक्चुअली मिक्स करते हैं कॉन्सेप्ट को। दूसरी मिथ ये है कि जी फैट निकलवानी है, लाइपोसक्शन, एब्डोमिनोप्लास्टी, वो कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, नॉर्मल वेट के लोगों के लिए है। ये बेरियाट्रिक सर्जरी है, वेट लॉस सर्जरी है, जिनका एटलीस्ट 30 kg वेट अपने आइडियल से ज़्यादा है या 20+ है मगर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है। क्योंकि इस सर्जरी से सिर्फ वेट लॉस नहीं होता है, 70% लोगों की सारी कोमॉर्बिड्स रिजॉल्व हो जाती है, यानी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये जो खराटे की बीमारी है या घुटने जोड़ों का है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, वो थोड़ा सा रिड्यूस जाता है, स्लीप बेहतर हो जाती है। तो इसकी अब सस्टेनेबिलिटी पे आते हैं लॉन्ग टर्म, यानी आज अगर किसी ने वेट लॉस किया और अगले 10 साल के बाद वो बंदा मिला तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन 1% सस्टेनेबिलिटी, मेडिकेशंस 5 to 10% सस्टेनेबिलिटी, एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स 10 to 20%, सर्जरी की 70%। यानी 70% लोग जितना वेट रिड्यूस कर लेते हैं आफ्टर सर्जरी, दे रिड्यूस अराउंड 80%, अप टू 80% ऑफ एक्सेस वेट, अप टू 80% ऑफ एक्सेस वेट। और वो अपने आप को अगले 10 साल 20 साल तक 70% लोग मैनेज कर लेते हैं। डॉक्टर साहब डाउन साइड, सो 1% रिस्क है सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स का, जो कि अगले बाद में, बिकॉज आई हैव सीन समबडी जिन्होंने हमारी फ्रेटर्निटी की एक दोस्त हैं, उन्होंने करा लिया था इसी तरह अपना, पर वो पतली नहीं हुई। नहीं, पतली भी हो गई, लेकिन इट वाज डिप्रेसिंग बिकॉज भूख लग रही अच्छा। है, दिल चाह रहा है, खाया नहीं जा रहा, बाहर निकल आता है, जगह ही नहीं है ना पेट में। बिल्कुल। जो मसल बड़ा हो रहा था, जितना आप डाल रहे थे और वो फैल रहा था और अकोमोडेट कर रहा था खाने को, और वो ख़त्म हो गया। एब्सोल्युटली। और फिर वो इट इज़ डिप्रेसिंग, इट इज़ वो फिर एक हद तक थोड़ा थोड़ा करके थोड़ी देर में लेकिन खाना है, वो मतलब साहिबा जिनकी आप बात करिए वो इतनी मोटी थी भी नहीं। थी भी नहीं, हाँ, मगर फिर भी मगर मैं ये तो उनकी बात कर रहे हैं जो बिल्कुल। 200 Exactly, kg, तो मैं- ये उनके लिए है ही नहीं जो हमारे जैसे लोग हैं ना। बट इवेंचुअली वो हमारे हो जैसी जाएंगे थी। और पेट उतना ही रह गया। इसी बात पे आ रहा हूँ। देखिए लाइफस्टाइल ना जो बिल्कुल बदल गया है। हाँ, बिल्कुल, तो 2 चीज़ें इसमें कहूँ। देखिए, पहले उनकी लाइफ जिनकी हम बात कर रहे हैं ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ 30-40+ हो तो उनकी लाइफ मिजरेबल होती है, ना कहीं आ जा सक रहे हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, खराटे, पता नहीं क्या क्या, डिप्रेशन, उनकी लाइफ इतनी मिजरेबल होती है। ये उनके लिए कुछ नहीं होता है कि हमें हर 3 घंटे पे 2 निवाले खाने हैं। लेकिन मैं एक और चीज़ कहूँगा, सिर्फ सर्जरी करके छोड़ना नहीं, एक छोटा सा हिस्सा है सर्जरी, जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि पेशेंट की लाइफ पूरी चेंज करनी होती है उससे पहले। अब इस वक्त बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है सोशल मीडिया का। बस इधर हमने दिखाया ये प्री थी 200 kg और पोस्ट है 100 kg और पेशेंट फ़ौरन देख लिया, आ गया मुझे तो ऐसा बनना है। उसने ना रिसर्च की कि ये होती किस तरह है, लाइफ कैसे चेंज होती है, जैसे आपने कहा मेंटली प्रिपेयर नहीं किया और फ़ौरन से सर्जरी करवा ली। इसके लिए आपको पूरा अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। स्किन लटकती है, स्किन कटेगी, वो भी तो सारी चीजें होती है बिल्कुल, ना। उसको प्रिवेंट भी किया जा सकता है। सो जिन लोगों का बहुत ज़्यादा वेट होता है और वो उसकी वजह से बेड बाउंड होते हैं, लाइफ मिजरेबल होती है, उनके लिए ये कोई मसला ही नहीं है कि मुझे 3 घंटे में खाना है, थोड़ा सा खाना है। लेकिन हाँ, अब जो फैशन होता जा रहा है, वो लोग जो अपने आप को 80-90 kg पे वेट पे मेंटेन करना चाह रहे हैं और रिड्यूस करना चाह रहे हैं, जिम भी कर रहे हैं, डाइट भी कर रहे हैं, नहीं हो रहा है।
ब्रेक के बाद कीजिएगा ना। नहीं ना, जल्दी से कर लेते अच्छा, हैं। जल्दी करो। हमने ये कर दिया सर्जरी से, भूख लग रही है चलें, मगर खाया नहीं जा रहा। इसके बाद ब्रेक के बाद आके इससे जवाब तो लेते फिर हैं। बिल्कुल ओपियम पे बेहतर है कि कम से कम भूख खत्म हो गई। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो हमने अभी मोटापे की आपको कुछ हल बताए, अब घुटनों के दर्द के कुछ हल हम बताते हैं, फिर हम आते हैं आपकी तरफ। तो हम जी हाँ बिल्कुल, देखिए अगर नी रिप्लेसमेंट ये वो सारी चीजें होती हैं, अब तो हो गया ना घुटनों में। बिल्कुल अब आपको हो गया है घुटनों का दर्द, अगर तो आप आ गए हैं और इसकी तशखीस जल्दी हो गई है, ठीक है ना, तो उसमें हम लोग एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करते हैं। इनिशियली पेशेंट को पेन किलर देते हैं, पेशेंट को कहते हैं कि आप अपना वज़न कम करें, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, ठीक है। सीढ़ियों पे चढ़ना सही, ज़मीन पे बैठना हाँ। सही ना, ये सारी चीज़, नमाज़ पढ़नी है तो आप कुर्सी पे पढ़ें, हाँ वॉशरूम यूज़ करना है तो आप कमोड का इस्तेमाल करें रादर देन इंडियन, मतलब अनड्यू स्ट्रेस मत डालें ताकि आप इसकी जो प्रोग्रेशन है उसको डिले कर सकें। सही है। लेकिन अफसोस के साथ मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जो हमारे पास आते हैं बिल्कुल लेट स्टेज के अंदर आते हैं, जब ठीक उनका है। जोड़ बिल्कुल ख़राब हो गया होता है, टांगें टेढ़ी हो गई होती हैं, बिल्कुल लिगामेंट्स उनके अंदर से तो टियर अब हो गए होते उसके हैं। क्या क्या प्रोसीजर्स हैं डॉक्टर साहब? देखें इसके अंदर इसमें ये होता है कि आप नी रिप्लेसमेंट की तरफ, फिर जो हल बचता है, आप एक बार ऑस्टियोआर्थराइटिस शुरू हो जाए उसको आप रिवर्स गियर नहीं लगा सकते, उसको आप डिले कर सकते हैं, लेकिन अगर वो एंड स्टेज पे पहुंच जाए तो फिर आपका नी रिप्लेसमेंट और सर्जरी की तरफ ही जा सकता है बंदा। हाँ। तो बेहतर ये है कि आप उसकी जो तशखीस है वो इनिशियल स्टेज में कराएं। अच्छा, अब हो गई है, मुझे सिर्फ प्रोसीजर्स बताएं डॉक्टर साहब, टाइम कम है देखें बस। जी बिल्कुल, देखें प्रोसीजर इसके अंदर ये होता है कि आप इसके अंदर पीआरपी करवा सकते हैं, ठीक है। ठीक है ना, आजकल स्टेम सेल थेरेपी आ रही है। वो क्या होती है डॉक्टर साहब? स्टेम सेल थेरेपी में ये होता है कि हम लोग जैसे बोन मैरो होता है उसमें जो सेल्स जो रीजनरेशन करवाते हैं, जो tissue सर के लिए भी करते हैं, बालों के लिए वो भी करते हैं, PRP स्टेम करते हैं। नहीं, स्टेम सेल्स बालों के लिए भी होने लगे ना। होने लगा है, हाँ। वो रीजनरेशन के लिए जो होता है आपका न्यू सेल रीजनरेशन जो होती है उसके लिए वो हम लोग घुटनों में इंजेक्ट कर देते हैं, तो जो कार्टिलेज की रीजनरेशन होती है वो उसमें हेल्प करती है। कुछ थोड़ी लोग बहुत। स्टेरॉइड्स भी करते हैं, वो बिल्कुल, क्या है? स्टेरॉइड आपका क्या कराता है, जब इन्फ्लेमेशन जो होती है उसको कम कराता है, जो तकलीफ को जो कम कराता स्वेलिंग है। हुई हुई होती है। बिल्कुल स्वेलिंग हुई हुई होती है, जो आपकी इन्फ्लेमेशन तकलीफ हो रही होती है, क्योंकि हड्डी रगड़ रही है ना, इन्फ्लेमेशन हो रही है उसके हाँ अंदर, हाँ, तो उसको कम कराती है, बट इट्स नॉट फॉर एवरीबडी। उसमें इन्फेक्शन के चांसेस भी हो सकते हैं। ओके। और लेकिन ये जो जितनी भी पीआरपी हैं आपका स्टेरॉइड है, ये शॉर्ट टर्म है, हाँ 3 to 6 मंथ्स तक आपके ऊपर असर करेंगी, उसके बाद ये होता है इनका असर खत्म हो जाता है, देन अगेन यू हैव टू गो फॉर दैट। तो नी रिप्लेसमेंट इज परमानेंट, बिल्कुल, जब आप एंड स्टेज पे चला जाए और उसका कोई हल नहीं है तो फिर आपके पास नी रिप्लेसमेंट, मतलब ये आखिरी गिरा है। एग्जैक्टली। और नी रिप्लेसमेंट जो है सर्जरी जो है बहुत अच्छी है, बहुत कामयाब सर्जरी है, पेशेंट इससे पेन फ्री हो जाता है। हाँ दूसरी बात ये होती है आपको सीढ़ियाँ चढ़नी है, वॉक पे जाना है, आप बाहर टूर कर रहे हैं, हज पे जाना है, उम्रे पे, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। जो मेन गोल है इसके अंदर वो ये है कि पेशेंट पेन फ्री हो और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो जाए। बेहतर हो, तो बिल्कुल। आप उस अकड़े हुए जोड़ों के साथ, दर्द के साथ बैठे हुए हैं, इससे बेहतर ये है, और जितना अर्ली आप नी रिप्लेसमेंट कराएंगे उतना आपके उतना लिए बेहतर बेहतर है। हो। अच्छा, आप इन दी एंड क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि अब अच्छा, मैं कम एक time- मैसेज ये देना हाँ। चाहती हूँ कि जैसे घरों में खास तौर पे जॉइंट फैमिलीज में जी। होता है, कई खवातीन, छोटी बहू, बड़ी बहू, बहन, बेटी, जो भी, कई ऐसे काम करी होती हैं जो उनके होते ही नहीं इन फर्स्ट प्लेस। थोड़ा सा ब्रेक लेके चंद एक दिनों बाद सोचा करें, लिखा करें, वो ज़्यादा बेहतर है नर्वस सिस्टम के लिए। आपका ब्रेन उसको अंडरस्टैंड करना शुरू करेगा। 3 कॉलम्स बनाइए, उसमें पहले में लिखें व्हाट इज़ माइन, मेरा काम क्या है एक्चुअली जो आपकी जिम्मेदारी है, और शेयर्ड काम कौन से हैं जो मैं किसी के साथ मिलकर करूँगी, और वो काम कौन से हैं जो मुझसे बिलोंग ही नहीं करते, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए पूरा, क्या आधा करना चाहिए, और क्या है जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी बाउंड्री सेट कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए घर वालों से। अगर आप बरसों से ये काम कर रहे हैं, उनको बताइए कि ये काम मेरा नहीं है और मैं नहीं कर सकती हूँ। ऑन कर लीजिए अपनी बॉडी को और बताइए कि नहीं, मेरी बॉडी इतना नहीं ले सकती है। इसको करने की ये आपको बहुत अपना beautiful। थोड़ा ढीठ होना पड़ेगा। बहुत ज्यादा जरूरी थोड़ा है बाउंड्रीज समझदार होना पड़ेगा। और बाउंड्रीज का मतलब ये नहीं कि आप रिश्तों को काट रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, नहीं, आप अपने साथ तो रिश्ता निभा नहीं रहे हैं,
इज़ इट फेयर टू योरसेल्फ? और आप फिर दूसरों के साथ भी अनफेयर ही कर रहे हैं, क्योंकि आप उनसे इतना बड़ा रिश्ता भी तो छीन रहे हैं ना। आप किसी की माँ है, किसी की बीवी है, किसी एक घर आप औरत के ऊपर ही चल रहा होता है ना। तो जब आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी अच्छी नहीं होगी, हेल्थ कैसे अच्छी हो सकती है? मेंटल एंड फिजिकल बोथ हेल्थ, बिकॉज मेंटल हेल्थ इज हेल्थ, इसको एक्सेप्ट कर लें तो बेहतर ये है। वही बात है ना, जैसे हम हमेशा, मैं और तुम तो करते हैं अक्सर ये बात कि सबसे पहले अपना ध्यान रखना है, और आपके घर वालों को आपसे चाहिए ही ये कि आप फिट हो। आप अगर हर रोज, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, आज घुटने में दर्द है, आज कमर में Nagging करते रहते हैं ना जब, आज तो सर में irritation दर्द होती है, है, हाँ। मैं डिप्रेस हूँ, या वो देख रहे हैं आपको डिप्रेस, या वो देख रहे हैं आपको अपसेट, तो वो एक अच्छा माहौल आप उनको नहीं दे पा रहे, जो कि आपका काम है, जो आपकी पहली जिम्मेदारी है, उस घर का माहौल बनाना। सो मेरा मैसेज, जैसे इन्होंने दिया, मेरा मैसेज इवन और जो यंग बच्चों के माँ बाप हैं उनसे है। आई जस्ट सॉ अ रील वन ऑफ दीज डेज, और उसमें उन्होंने बताया कि 5 साल की उम्र से आप अपने घर में बच्चों को बताएंगे कि पैसे अर्न करना क्या चीज़ होती है। घर के काम आप उनको बताएंगे कि एवरी वीक यू डू योर ओन फोल्डिंग ऑफ क्लोथ्स, कीपिंग द रूम क्लीन, स्टैशिंग अवे अननेसेसरी, खेलने के बाद चीज़ें उठाना, अपनी बुक्स का ध्यान जो कि रखना, हम बिल्कुल भी नहीं ये सब है ना। 5 साल की उम्र से आप उनको पेड लेबर पे डाल देंगे। यू पे देम 5 रुपीज़ एवरी वीक। उस 5 रुपए में आप उनको बताएंगे कि 2 रुपए जो हैं वो तो तुम्हारे अपने हैं, ठीक है, तुम कैसे भी खर्च करो। 1 महीने के बाद 2 जो हैं, एक जो है वो चैरिटी है, उसको चैरिटी के बॉक्स में डाल दो, और 2 जो हैं वो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है, उनको बिल्कुल सेफ कर लो। लेकिन उस 2 रुपए में जो उन्होंने इन्वेस्ट करने के लिए या सेव करने के लिए रख दिए, उसमें आप हर हफ्ते 1 रुपया मिलाएंगे। आई एम जस्ट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई हर्ड, आप उसको बदल सकते हैं मैथमेटिक्स। तो उस 2 के हर हफ्ते 3 हो जाया करेंगे। यू टेलिंग देम कि जो पैसा आप सेफ रखते हैं वो ग्रो करता है, हाँ। किसी भी तरह करता है, मगर ग्रो करता है। प्रॉफिट ना भी आए तो वो ग्रो ही करता है, बिकॉज वो ग्रो कर रहा है ना। वही 2 के 4 और 4 के 8 और बाकी सारे खत्म कर दिया आपने, बट वो 8 वही हैं और वो 16 हो जाएंगे अगले महीने। बिल्कुल। बच्चों को काम, पेड लेबर की आदत डालें, उन्हें बताएं कि अगर मुझसे कुछ चाहिए है तुम्हें, तो तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना है। इट्स यू नो, क्योंकि वो जब ऐसे ज़िंदगी में जाते हैं ऐसे घर से जिसमें कि सब कुछ उनके लिए हुआ हवाया होता है, और सुबह उठते हैं, कपड़े प्रेस्ड हैं क्योंकि माँ ने एक फौज रखी भी है, या चलो 4 लोग भी हैं, खुद लगी है, तो अगली ज़िंदगी में जाके उनके आसान खता हो जाते हैं। दे डोंट नो हाउ टू टैकल लाइफ देन, सो दैट्स अनफेयर। बिल्कुल। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। आज भी हमने बहुत कोशिश की ख़वातीन को उकसाने की कि वो अपना ख्याल रखें, तो देखा, कान भर दिए मैंने आज पूरे 2.5 घंटे अपने सारे एक्सपर्ट्स के साथ। अब देखिए, अब सुनी सुनाई बात पर कभी कभार अमल करना चाहिए, और स्पेशली जो ये 2.5 घंटे हमने आपको सुनाया है, इस पर अमल करें और अपना ख्याल करें, अपने आप से प्यार करें, ज़माना आपसे प्यार करेगा। एब्सोल्युटली। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।